Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. दोस्तों, ये जो बजट होता है ना, ये जितना इम्पोर्टेंट सरकार के लिए होता है उतना ही इम्पोर्टेंट एक स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी के लिए होता है और उतना ही इम्पोर्टेंट ये देश के नागरिकों के लिए होता है। तो बजट जो है वो सबके लिए प्रस्तुत किया जाता है। उनको ये नहीं पता है कि इससे बच्चे जो है पढ़कर वो अपने एग्जाम में मार्क्स लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए बजट में क्या काम का है वो हम लोग को निचोड़ कर बजट में से निकालना पड़ेगा और वही काम मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। पर जैसे कि पता है, बजट जो होता है वो आने वाले साल के लिए पूरे साल का एक तरीके से आप लोगों के सामने खाका होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कोई भी चीज रटनी नहीं है, चीजों को समझते हुए आप लोगों को चलना है, फील करना है कि हमारे आसपास में ही कुछ चीजें हो रही हैं ताकि आप लोग उनको अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओ। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखोगे तो जो ये वीडियो चलेगी वो आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर पूछूंगा जो कि नॉर्मली आप लोगों को कईयों को पता भी होगा। शायद आप लोगों को पता है कि बजट जो है उसको हम लोग बजट बोलते हैं वैसे, पर लेकिन इन रियलिटी हमारे संविधान के अंदर में इसको बजट शब्द नहीं बोला जाता है। यानी कि ये जो बजट है ये आम बोलचाल का शब्द है। संविधान के अंदर में इसको बजट नहीं बोलते हैं, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ये शब्द यहां पर निकल कर आता है, इसके रिलेटेड भी एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलता है और वो आर्टिकल है 112। अब यहां पे है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। जैसे कि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बजट के बारे में, आप लोगों से यहां पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सेंटर के बारे में तो आप लोगों को सबको पता होता है कि हाँ यार ये ऐसा कुछ है, यहां पर है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल हो गया। आप लोगों को पता है कि स्टेट से रिलेटेड भी क्या कोई आर्टिकल है यहाँ पर संविधान में? क्या स्टेट का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उससे रिलेटेड कोई डेडिकेटेड आर्टिकल है? वहां पर स्टेट का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जैसे यहां पर पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं, वहां पर असेंबली में प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है आप लोग बताओ। फिर जैसे ये स्लाइड खत्म करूंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों को पता है नहीं पता। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेवल के एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, पर लेकिन कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों से स्टेट लेवल के बारे में पूछा जा सकता है। और अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर तो क्वेश्चन बन ही सकता है और वनडे टाइप के एग्जाम में। ये एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है, मतलब एक तरीके की ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बजट प्रस्तुत करना है। भले ही किसी की डेथ हो जाए पर लेकिन बजट आप लोगों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है। पर ये एक लगेगी संवैधानिक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओब्लिगेशन है यूनियन गवर्नमेंट का कि इसको प्रस्तुत करना है, क्योंकि ये पूरा साल आप लोगों का इसी के ऊपर कटना है। तो यहां पर पार्ट 5 के अंदर में चैप्टर 2 के अंदर में आर्टिकल 112 जो है वो बेसिकली बात करता है बजट के बारे में, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। और हर साल यहां पर ये जो भी काम हमारे देश में होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, जब मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल लेक्चर पढ़ाए थे डिटेल में, उस टाइम पर आप लोगों को याद होगा ये बातें मैंने काफी अच्छे से समझाई थी कि प्रेसिडेंट के नाम पर सारे काम हमारे देश में किए जाते हैं। पर करता कौन है? करते हैं एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट या फिर प्राइम मिनिस्टर आप लोग बोल सकते हैं। उनकी अध्यक्षता में सारा काम यहां पर देखने को आप लोगों को मिलता है। तो नाम पर प्रेसिडेंट के, पर करते हैं यहां पर करते हैं प्राइम मिनिस्टर यहां पर। तो बजट जो होता है वो बहुत ही सेक्रेसी के साथ में, यानी कि सीक्रेट तरीके से उसको तैयार किया जाता है हमारे देश में जो नॉर्थ ब्लॉक है वहां पर, ताकि कोई भी उससे पहले जब तक पार्लियामेंट में प्रस्तुत ना करे किसी के सामने ये इंफॉर्मेशन न निकल के आए। अभी कई सारे चेंजेस देखने को मिले पिछले कुछ टाइम में कि हम लोगों को लगता था कि जैसे अंग्रेज फॉलो करते आ रहे हैं वैसे ही फॉलो कर रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ चीजें चेंज कर दी है। जैसे कि 2016 से जो बजट था वो फरवरी के एंड में आया करता था, हमने उसको अभी फरवरी के स्टार्टिंग में कर दिया है, यानी कि फरवरी के फर्स्ट डे में हम लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को पूरा एक महीना मिल गया है एडवांस। बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे थे कि क्यों ना आप लोग इसको बेसिकली जनवरी में प्रस्तुत कर दो, 1 जनवरी को प्रस्तुत कर दो, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, आप लोगों को पता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर वो 31 मार्च तक आप लोगों को चलता हुआ नजर आता है। तो इसलिए उससे पहले बजट प्रस्तुत करके पूरा नहीं कहते एक तरीके से जैसे एग्जाम आने वाला है आप लोगों का,
जी यूपीएससी का, तो उससे पहले अपना सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में बस रिवीजन बच गया। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा आप लोग पूरा सब कुछ कर चुके होंगे उस टाइम पर, तो इससे जो टाइम है आप लोगों का एक न्यू फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का अप्रैल में, उससे पहले आप लोग उसको चीजों को ढंग से कंप्लीट कर पाओगे। तो ये है बेसिकली पहले करने का इसको फायदा ही है, क्योंकि जो डिबेट डिस्कशन होगा उसके बाद में फिर हमारे पास में टाइम रहता है कि रिवीजन कर सकेंगे हम, ठीक है। तो रिवीजन के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर जनवरी में आने स्टार्ट हो जाए तो फिर रिवीजन का और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर बात करें, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 112 यानी कि 112 जो है वो सेंटर के बजट के लिए बात करता है। इसी तरीके से आर्टिकल 202, ठीक है, यानी कि 202 वो स्टेट के बजट के बारे में यहां पर बात करता है। तो ये एक बड़ा ही एक फैक्चुअल सी इंफॉर्मेशन है जो कि पता होनी चाहिए आप लोगों को रेस्पेक्ट में स्टेट के, जब स्टेट का बजट होगा प्रस्तुत तो ये बात में आप लोगों के क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब से पहले यहां पर यानी कि जब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो लेट अरुण जेटली जी थे, अब हमारे बीच में नहीं है, तो यहां पर बजट जो था कुछ इस तरीके के ब्रीफ केस में प्रस्तुत यहां पर किया जाता था, पर लेकिन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये पैटर्न चेंज कर दिया गया और अब हमारा बजट जो है वो एक बही खाता टाइप कुछ ऐसी एक ऐसा कपड़ा आप लोगों को देखने को मिलता है, उसमें प्रस्तुत यहां पर किया जाता है। यानी कि जो कॉलोनियल सिंबल था ब्रीफ केस का, वो ब्रीफ केस का सिंबल हम लोगों ने हटा दिया। अब हम लोग यहां पर ये रेड क्लॉथ यूज करते हैं जो पुराने टाइम से हमारे देश में यूज होता हुआ आ रहा है और इसको हम लोग बही खाता बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। एक और बहुत बड़ा चेंज किया गया 2021 में, पहले वाला 2019 में किया गया, 2021 में यहां पर पूरा का पूरा बजट जो है वो पेपरलेस बना दिया। यानी कि अब बजट जो है इस बही खाते के अंदर में पेपर की जगह टैबलेट रखकर लाया जाता है, ताकि आसानी से कोई भी दिक्कत देखने को न मिले और आसानी से चीजें जो है वो वहां पर बताई भी जा सके। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहां पर, यानी कि अब इसको इन्वायरमेंट फ्री, एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी यहां पर इसको बना दिया गया है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हल्का सा कम से कम एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आपका बजट जो है उसके बारे में, जिससे अब की चीजें आप लोग कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से। सबसे बड़ी बात क्या है, विजन। विजन क्या होता है? विजन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि आप लोग आने वाले कुछ सालों में क्या करने वाले हो। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि आप लोगों का क्या प्लान है कि इस महीने आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोगों का क्या प्लान है कि इस साल में आप लोग क्या करने वाले हो। चलो एक साल का पता है, आप लोगों का क्या प्लान है कि आने वाले 5 साल में आप लोग अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। आप लोगों का क्या प्लान है कि आने वाले 10 साल में आप लोग कहां देखना चाहते हैं। कभी सोचा है इसके बारे में आप लोगों ने बैठ के बताओ जरा, सोचा है कभी कि आने वाले 10 साल में आप लोग अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अमृत काल के बारे में, यानी कि आने वाले 25 साल में हम लोग अपने देश को कहां देखना चाहते हैं। 1947 में हम लोग अपने देश को कैसा देश बनाना चाहते हैं। तो ये पूरे अमृत काल के ऊपर यहां पर फोकस कर रहा है। तो एक तरीके से एक तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि सिटीजन के ऊपर फोकस दिया जाए, देश के नागरिकों के ऊपर फोकस दिया जाए। जो यूथ है वो जितना सही डायरेक्शन में चल पाएंगे उतनी अच्छी से चीजें चल पाएंगी। दूसरा क्या है, ग्रोथ और जॉब होना चाहिए। एक इंसान के हाथ में अगर जॉब आ जाती है ना तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है और वो एक प्रोडक्टिव तरीके से काम करता है। अगर जॉब नहीं होगी तो बहुत सारे सोसाइटी के अंदर में क्राइम और उल्टी सीधी चीजें होती हुई नजर आती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये टाइम टू टाइम आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आती रहती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि कल को चलकर कोई भी ऐसा इशू बने, इससे पहले आप लोग ये सारी चीजें जो हैं अपने माइंड में लेकर चलो कि कल को चलकर यहां पर अगर नहीं एक तरीके से प्रॉब्लम आए तो आप लोगों के पास में एक प्लानिंग है कि हाँ यार इतनी चीजें हैं उनको हम लोग यहां पर सुधार पाएंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसके ऊपर पूरा बजट घूमेगा। ये है यहां पर जिनको बेसिकली सप्त ऋषि बोला गया है, ठीक है। तो 7 पिलर आप लोग बोल सकते हैं, 7 प्रायोरिटी आप लोग बोल सकते हैं, 7 एरिया आप लोग बोल सकते हैं जिनके ऊपर हम लोग इस अमृत काल में यानी कि आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं। ये तो देखिए एक बेसिक चीज होगी जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पर लेकिन इसमें जाने से पहले यानी कि जो 7 एरिया हैं जो इस साल के, इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा लास्ट ईयर का भी बता देता हूं ताकि आप लोग कनेक्टिविटी आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी बन पाए। 2022 का जब बजट प्रस्तुत किया गया उस टाइम पर भी हम लोगों ने अमृत काल के बारे में बात की थी। उस साल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। हमने बोला था कि अब तक हम लोगों ने आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर ली। अब यहां पर आने वाले जो 100 साल की जब सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे हम लोग 1947 में, तो उस टाइम पर हम लोग कैसे चीजों को लेकर चलने वाले हैं। तो यहां पर वो हमारा फोकस रहा था। तो 75 तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें प्रायोरिटी में रखी। अमृत काल के लिए उस टाइम पर हम लोगों ने बोला था कि गति शक्ति प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं,
कुछ ऐसे एरिया जो कि बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, जिनको सनराइज सेक्टर की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात की गई थी और क्लाइमेट एक्शन के बारे में। तो ये चीजें हम लोग को यहां पर देखने को मिली थी। हालांकि कोई ज्यादा चेंज होता नहीं है, डेवलपमेंट ही रहेगा, चाहे उसको किसी तरीके से लिख लो। तो अब की बार के जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, उनमें भी कुछ कुछ ऐसे ही नाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, जो 7 एरिया हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहां पर भी कर दिया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि भाई साहब सबको साथ में लेकर चलना है, तो सबका साथ और सबके विकास वाली बात यहां पर आ जाती है। यहां पर देखो और अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब यह है कि सबको साथ में लेकर चलना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सतत विकास, यानी कि ऐसा विकास जो कि यहां पर कुछ चीजें बर्बाद न करें। यानी कि अगर पेड़ काट रहे हैं तो हम लोग को पेड़ लगाने भी चाहिए, क्योंकि आज जो पेड़ हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे। तो ऐसे आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया यहां पर पहले नंबर। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर अगर आप लोग जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की हम लोग बातें करेंगे। यानी कि ढांचागत अगर विकास होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में सड़क बन रही है, आसपास के गांव भी भाई साहब डेवलप हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। अगर कहीं पर कोई स्कूल बन गया तो सोचो कितना एरिया डेवलप हो जाता है। कहीं पर कोई सोसाइटी बन गई तो कितने सारे लोगों को जॉब मिल जाती है वहां पर। कहीं पर कोई हॉस्पिटल बन गया तो सोचो मतलब कितना सारे वहां पर आसपास में मेडिकल स्टोर खुल जाते हैं। वहां पर स्कूल या कॉलेज बनने की वजह से कितनी सारी जो बुक्स की स्टेशनरी की दुकानें वहां पर खुल जाती है। आसपास में बच्चों के लिए हॉस्टल वगैरह खुल जाते हैं। तो ये जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, जो पोटेंशियल है हमारा, हम लोग उसको एक तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि एक तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, पर लेकिन उसको कोई बता ही नहीं रहा है कि तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, बस पड़ा हुआ है, ऐसे टाइम पास कर रहा है वो। यानी वैसे हनुमान जी को उसकी ताकत याद दिलाई तो हनुमान जी ने बेसिकली मतलब पूरा एक तरीके से जाकर लंका में ही आग लगा डाली, समुद्र के ऊपर से पुल बनवा डाला पूरा। तो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो जब तक पोटेंशियल नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग कैसे मानेंगे। इसी के साथ में ग्रीन ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है। तो ग्रोथ ऐसा होना चाहिए जो कि ग्रीन हो। ग्रीन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में फोकस करेंगे, जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर में फाइनेंशियल सेक्टर है, खासकर अगर बात करें अपना बैंकिंग सिस्टम हो गया या अपना जो भी स्टॉक मार्केट, ये सब चीजें जो भी अपनी है, जो पूरा सिस्टम हो गया फाइनेंस वाला यहाँ पर, तो उसको हम लोग किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे। यूथ की एक पावर है, अगर यूथ की पावर को ढंग से हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च कर पा रहे हैं, तो देश को डेवलप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक इंसान है, सोचो वो मांझी जो है उस टाइम पर बेचारे ने लग के पहाड़ तोड़ा, पर लेकिन सोचो सारे गांव वाले अगर लग जाते उसके साथ में, क्या उसको इतना ज्यादा टाइम लगता हो पहाड़ तोड़ने में। तो वही वाली बात है कि एक इंसान एक काम को कर रहा है और एक टीम एक काम को कर रही है, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो टीम को लेकर साथ में चलना है, ये है बेसिकली यहां पर पूरा मुद्दा। नेक्स्ट यहां पर बात कीजिए क्या चीज आ रही है कि हर एक इंसान तक पहुंचना है जो कि आखिरी में बैठा हुआ है। याद होगी ना महात्मा गांधी से रिलेटेड आप लोगों ने बातें सुनी होगी कि जब पार्लियामेंट में हम लोग बैठे थे, वहां पर अपना संविधान बना रहे थे, उस टाइम पर चीजें डिस्कशन चल रही थी। हमारे जो पहली बार एक तरीके से लोग पार्लियामेंट में जा रहे थे, उस टाइम पर पूछा कि क्या चाहते हैं कि कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के पास में गए, उन्होंने बोला कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो बैठ के वहां पे, वो इस तरीके से करना है कि ताकि सोसाइटी में एक सबसे गरीब इंसान जो कभी आप लोगों ने देखा हो, जो भी आप लोग कर रहे हो, तो उससे उसको क्या फायदा होने वाला है। तो एक तरीके से तालिस्म की तरीके से इसको देखा गया था, ठीक है। तो रीचिंग द लास्ट माइल वाली बात यहां पर निकल कर आई थी। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए तो आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी यहां पर रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में कोई डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहां तक समझ में आ रहा है। तो फिर अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है वो अपने ही आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमको ये पता रहेगा कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां पे रहा है, तो हम लोग फिर चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, कमाई यहां से हो रही है और खर्च यहां पर हो रहा है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग के बन जाते हैं। तो आमदनी अठन्नी और खर्च रुपये वाली बात यहां पर अगर आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगी तो फिर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं यहां पर आप लोगों से बातें करने वाला हूं। तो यहां पर जो मुद्दा है कि पैसा आ कहां से रहा है, सबसे पहले बात में बोलेगी कि लगभग यहां पर जो 15% है वो इनकम टैक्स से यहां पर निकल कर आ रहा है। जो भी इनकम टैक्स लगाया जाता है, यानी कि जो डायरेक्ट आप लोग टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, वो 15% यहां पर इससे निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट यहां पर कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये लगभग 15% यहां पर कॉर्पोरेशन टैक्स से निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ में जो एक्साइज जो ड्यूटी लगती है यहां पर, जो भी प्रोडक्ट आज के डेट में आप लोग देखते हो यहां पर मार्केट में बेचे जाते हैं, हर एक के ऊपर कोई ना कोई टैक्स लगा होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग पेट्रोल, डीजल, ये मिट्टी का तेल कुछ भी लेकर आ रहे हो, मिट्टी का तेल तो हालांकि बंद हो गया, सब पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है। तो यहां पर इससे लगभग आप लोगों को पैसे देखने को मिलता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी होता है, जो इंडायरेक्ट आप लोगों का लगता है, वहां से आप लोगों का टैक्स निकल कर आता है, ये आज की डेट में जो हम लोग यूज करते हैं। इसी के साथ में बहुत सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट उधारी में यूज करती है, वो नहीं कहीं कहीं से पैसा आ रखा है, कहीं वर्ल्ड बैंक से आ रखा है, कहीं आईएमएफ से आ रखा है,
कहीं अपने ही देश से उधारी उठा रखी है। तो बहुत सारी ऐसे पैसे होते हैं जो सरकार के द्वारा उधारी यहां पर उठाई जाती है, ये वो वाला पैसा आता है। नॉन टैक्स जो यहां पर रिसिप्ट होता है, एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा पैसा जो कि बिना टैक्स के गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, लीज पर बहुत सारी चीजें दे दी, ठीक है, अपना बहुत सारे कि आप लोग यूज करो इसको, पर पैसा देते रहो। अभी बोला था ना कि यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, पीएम गति शक्ति वगैरह, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है प्राइवेट वालों को दे दी और पैसा उनसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नॉन डेट जो कैपिटल जो रिसिप्ट है यहाँ पर, ये लगभग आप लोग को 2% यहाँ पर देखने को मिलेगा, कस्टम 4% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग के लगाने के लिए आ जाता है। इंक्रीजिंग में आता है ज्यादातर या फिर डिक्रीजिंग में भी आ जाता है। तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पर क्या है, वो है हमारी उधारी जो कि हम लोगों ने ली है और वो हमको वापस भी देनी है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर है यहाँ पर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया। तीसरे नंबर पर दो हैं, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इनकम और दूसरा कॉर्पोरेशन टैक्स। ये लगभग दोनों एक बराबर कैटेगरी में आप लोग यहां पर समझ सकते हो, इनसे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गए आप लोगों के तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर आप लोगों का क्या आ गया, वो यूनियन एक्साइज ड्यूटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 4% के करीब आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिसको लेकर आप लोगों के माइंड में बिल्कुल कंप्लीटली क्लैरिटी होनी चाहिए और कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोगों को बताना है, अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे चलते हैं कि पैसा जा कहां पर रहा है। सबसे ज्यादा पैसा आ कहां से रहा था, उधारी से आ रहा था, पर लेकिन सबसे ज्यादा पैसा जा कहां पे रहा है, ये जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पर। यानी कि जब उधारी पर आ रहा है, कहीं से उधार लिया होगा तो उसका इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा ना, फ्री में तो देने का नहीं सामने वाला, कुछ तो लेगा ना वो। तो जब उधारी में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है तो इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे पैसा जा रहा है। तो ये तो हो गई कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहां पर स्टेट का जो शेयर होता है टैक्स एंड ड्यूटीज का, उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा 18% यहां पर पैसा जाता है। जैसे जीएसटी का पैसा आ गया, अब देना ही पड़ेगा ना, यहां पर स्टेट को भी देना पड़ेगा, मतलब जितना उनका हिस्सा आता है। तो हिस्सेदारी जब बढ़ती है तो 18% यहां पर उनके हिस्से में चला जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम होती है, और दूसरी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, ये वो स्कीम होती है जिसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंप्लीमेंट भी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इंप्लीमेंट करने की जब बात आती है तो ये स्टेट के लेवल पर इंप्लीमेंट की जाती है। तो इंप्लीमेंटेशन में प्रोसेसर जो है मैक्सिमम स्टेट का ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, पर पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में इसमें यहां पर पैसा जो है सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट आप लोगों को यहां पर देती हुई नजर आएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 9% आप लोगों को यहां पर पैसा जाता है, ये वाला इसके लगभग आधा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो ज्यादा है। रिसेंटली अगर अभी आप लोगों ने देखी भी हो, बहुत सारी ऐसी स्कीम है, जैसे पीएम किसान एक योजना हो गई, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है। तो दुनिया भर की सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा है फिलहाल के टाइम पर। कोविड-19 के बाद में थोड़ा सा और बढ़ गया है रिसेंटली, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा लोगों की हेल्प की यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो फाइनेंस कमीशन और अदर जो ट्रांसफर होते हैं, यानी कि फाइनेंस कमीशन क्या करता है, आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में अभी रिसेंटली 15 फाइनेंस कमीशन का टाइम ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। अभी 16 फाइनेंस कमीशन जो है हमारे देश में आ रहा है, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन जो आएगा वो आगे बताएगा अब यहां पर कि कैसे कैसे हम लोगों को पैसा जो है अपने देश में राज्य को और स्टेट के बीच में, वो सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसे कैसे शेयर करना है, यूनियन टेरिटरीज को कितना पैसा देना है, पर्टिकुलर क्या हम लोग को नीचे ग्राउंड लेवल पर पंचायत को भी पैसा देना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम फाइनेंस कमीशन के हाथ में होता है। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर में आता है पता है आप लोगों को, बताइए, देखता हूं कौन बताता है, फिर मैं बता दूंगा जैसे कंप्लीट होगा। तो यहां पर बात करें तो इसी के साथ में आप लोगों को डिफेंस वाला एरिया हो गया, जो कि डिफेंस सेक्टर में हमारा पैसा जाता है, वो लगभग 8% है। इसी के साथ में जो सब्सिडी होती है, आप लोगों ने कई बार यूरिया लेकर आए उसमें सब्सिडी दे दी, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीजें आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं, सरकार जो महंगा होने से रोके तो उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहां पर 7% के करीब लगभग आप लोगों को सब्सिडी देखने को मिलती है। अदर एक्सपेंडिचर जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो लगभग 8% के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि मतलब बहुत सारे इसमें दूसरे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। कई बार तो इमीडिएट वाले भी चीजें, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें इन्हें एक तरीके से घर से मिल गया इतना पैसा कि कुछ ना कुछ तो खर्चा हो जाता है यार, कभी कुछ अपना मन कर गया खाने का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी सरकार के तो दुनिया भर के काम होते हैं। तो कोई भी जो अदर एक्सपेंडिचर बच गए, ठीक है, उसमें लगभग 8% चला जाता है। जैसे कि आप लोग कल को रिटायर हो जाते हैं, अगर आप लोग आर्मी वगैरह में हैं तो बहुत सारे लोगों की पेंशन भी यहां पर जाती है सरकार की साइड से। तो यहां पर वो पेंशन वगैरह की जो कैटेगरी आती है उसमें भी लगभग 4% यहां पर जाता है। अभी हमारे देश में जो अग्निवीर स्कीम लेकर आई गई थी,
तो ये जो पेंशन में जो पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर इसी को कट करने के बारे में बात चल रही थी। यहाँ पर ये बोल रहे थे कई सारे लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि पेंशन कट करना चाह रही है सरकार, इसीलिए यहाँ पर ये पोजीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये जो एरिया मैंने आप लोगों को बताए, पहले तो सप्त ऋषि हो गया आप लोगों के, अब कहां से पैसा आ रहा है और कहां पर जा रहा है, तो यहां पर भी याद रखिएगा सबसे ज्यादा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आप लोगों को स्टेट के साथ में जो शेयर है, तीसरे नंबर पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम, और इसी के साथ में यहाँ पर फाइनेंस कमीशन। तो कम से कम 4-5 जो है वो ऊपर के आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो बातें हैं ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और इनके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं। यहां पर ये जो चीजें हैं, खासकर हमारे देश में एक टाइम ऐसा था कि रेलवे बजट जो था वो यूनियन बजट के साथ में प्रस्तुत किया जाता था, पर लेकिन ये टाइम जब आया यहाँ पर हमारे कंट्री में, अभी रेलवे बजट आप लोगों को देखने को मिलता नहीं है। तो पहले यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अंग्रेज हमारे देश में हुआ करते थे, तो उनका बेसिक पर्पस था नहीं कोई बजट प्रस्तुत करने का, क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ पर लूट खसोट मचाने आए हुए थे। तो सबसे बड़ा बजट उनका रेलवे बजट हुआ करता था, क्योंकि उनको माल ढोना था, हमारे देश में से कच्चा माल लेकर जाना होता था। तो मेन बजट उनका रेलवे बजट हुआ करता था। तो यहां पर आप लोगों को पता है कि 1924 में रेलवे फाइनेंस जो है वो सेपरेट कर दिया गया था जनरल फाइनेंस से, क्योंकि उनका मेन फोकस उसी पे हुआ करता था। और ये बहुत लंबे समय तक हमारे देश में चलता हुआ आता रहा, पर लेकिन 2017-18 में ये सिस्टम हम लोगों ने जो है वो खत्म कर दिया। तो रेल बजट जो है वो अब यहां पर सेपरेट बजट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, वो इसी के अंदर में यहां पर प्रस्तुत कर दिया जाता है, और कई बार तो उसका नाम भी सुनने को नहीं मिलता है। वो एक तरीके से एक अलग पूरा मिनिस्ट्री की तरीके से हो गया, जैसे नॉर्मल सारी मिनिस्ट्री है, ठीक है। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो मैंने बताया आप लोगों को कि पहले जो बजट था वो फरवरी के एंड में प्रस्तुत किया जाता था, अभी हम लोग 1 फरवरी को उसको प्रस्तुत करने लगे हैं। तो ये पैटर्न हम लोगों ने चेंज किया। एक जो सबसे घटिया रीत मुझे लगती थी और वो चेंज हो गई, काफी अच्छा लगा। ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारे देश में जो बजट था पहले वो शाम को प्रस्तुत किया जाता था, लगभग 5 बजे करीब। तो यहां पर ये रीत चली हुई थी काफी लंबे समय से, पर लेकिन इस रीत को जो है चेंज किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। क्यों? रीजन क्या था कि पहले अंग्रेज अपने देश में बजट प्रस्तुत करते थे और फिर हमारे देश में आके बजट प्रस्तुत करते थे, और हम लोग हैं कि बेवकूफी की तरह से ढोए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको चेंज किया कि अब तो यार 200 साल हो गए, मतलब उन लोग रूल करके चले गए 200 साल तक, और हम आजाद भी हो चुके हैं, अभी हम लोग चेंज नहीं कर रहे, तो फिर इसको भी चेंज कर दिया गया था यहाँ पर। अभी रिसेंटली आप लोगों को कई सारी चीजें और देखने को मिली, जैसे मैंने बताया बही खाता आ गया ब्रीफ केस की जगह, तो ये चेंज किया गया 2019 में, और डिजिटल बजट आ गया 2021 में। सबसे पहला बजट देश का प्रस्तुत किया गया था 1860 में। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। और इसी के साथ में फर्स्ट बजट जो था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो प्रेजेंट किया गया था 26 नवंबर 1947 में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये सारी बेसिक चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है ना यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने निकल कर आ सकती है। अभी फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी, वो है निर्मला सीतारमण जी। और उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे यहाँ पर, इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, श्री R.K. शनमुगम चेट्टी। तो इनके द्वारा यहाँ पर पहला बजट देश का, आजाद देश का जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसमें हम लोगों ने जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम की जो चीजें हैं वो अपने देश में से उखाड़कर यहाँ पर फेंक दी। तो ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में कम से कम एटलीस्ट आप लोगों का आइडिया जरूर होना चाहिए कि क्या क्या हम लोगों ने रिसेंटली अभी चेंज किए हैं, ठीक है। जो बजट अभी यहां पर प्रस्तुत किया गया, इसको बोला गया कि ये फर्स्ट बजट है अमृतकाल का, यानी कि जो आने वाले 25 साल हमारे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1947 तक, तो इसको अमृतकाल बोला जा रहा है। और उसका पहला बजट यहां पर ये आप लोगों के सामने निकल कर आया। तो हमारी जो जर्नी यहां पर रहने वाली है, इसमें हम लोग बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, तो कई सारे एरिया पर हम लोग फोकस करेंगे। इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ द वुमेन का यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि अभी चल भी रहा है काफी अच्छे लेवल पर। 81 लाख के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो DAY NRLM के तहत यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उनको काफी अच्छे लेवल पर एक एंटरप्राइज मिला है। आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहां पर हमारे देश में महिलाओं को एज ए बिजनेसमैन के तौर पर भी हम लोग यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ी चीज आप लोग यहां पर बोल सकते हो। और यही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत यहां पर ये सिस्टम निकल कर आता है। खासकर गांव वाले एरिया में भी महिला सशक्तिकरण की ओर चल रही है, कोई डेयरी के सेक्टर में तो कोई दूसरे सेक्टर में।
इसी के साथ में यहाँ पर ये पीएम विकास की नाम यहाँ पर दिया गया, यानी कि एक तरीके से विश्व कौशल ये सम्मान पीएम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बेसिकली यहाँ पर जो था। तो इसके तहत यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग और इसी के साथ में जो एक नॉलेज ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है किसको, ट्रेडिशनल सेक्टर को, यानी कि जो हमारे पुराने जो एक तरीके से सेक्टर है उनको यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर टूरिज्म जो है उसके पोटेंशियल पर फोकस देने की बात की जा रही है और ग्रीन ग्रोथ को भी यहाँ पर साथ में लेकर चलने की बात की जा रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग सही डायरेक्शन में लेकर चलेंगे और कहीं ना कहीं ये एक नई तरीके से जो ग्रोथ हो रही है उसमें 4 चांद लगाने वाली बात होगी। इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि रीचिंग द लास्ट माइल यही महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड। तो नो वन जो एक तरीके से कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, तो नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, सबको साथ में लेके सबका विकास, वो वाली बात यहां पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई यहां पर वो है किसकी, पीवीटीजी। इसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी हम लोग बोलते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी यहां पर फोकस किया जाता है, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं उनमें वो आदिवासी जो कि काफी पिछड़े हुए हैं उसको साथ में लेकर चलने की बात की जा रही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात यहां पर की जा रही है माइक्रो इरिगेशन में, ताकि सब एरिया में हम लोग फोकस देकर चल सके और खासकर उन एरिया में जहां पर काफी दिक्कत है, जो खासकर कर्नाटका वाले रीजन जैसे में बात की जा रही है काफी लार्ज स्केल पर। टीचर जो कि एक बैकबोन माने जाते हैं एजुकेशन सिस्टम के, तो बात की जा रही है यहां पर 3880 के करीब आने वाले टाइम में टीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 740 एकलव्य स्कूल, एकलव्य जो स्कूल है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा मॉडल है जो कि एक रेजिडेंशियल मॉडल की कैटेगरी में यहां पर आता है और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये यहां पर माना जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना जो थी यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, जो कि एक तरीके से लोगों को प्रोवाइड कराएगी फ्री फूड ग्रेन, और दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में लोगों को खाना खिलाया गया है, ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, भारत सीरीज जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टू बी सेटअप एज ए डिजिटलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि ये क्या है। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें हैं हम लोग क्या करेंगे, उसको डेवलप करेंगे सही तरीके से और डिजिटलाइज फॉर्म में हम लोग उसको लेकर आने वाले हैं। पीएम आवास योजना जो है वो लगभग इनहेंस की जा रही है और भी अच्छी 66%, तो यहां पर और आने वाले टाइम में पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। बजट के अंदर में बहुत सारी स्कीम्स के नाम आप लोगों को दिए जाते हैं, ये सारी की सारी स्कीम जो है टाइम टू टाइम आप लोगों की जो रेगुलर वीडियो आती है जो कि आप लोगों की करंट अफेयर की डेली मॉर्निंग में, उसमें ये सारी जब करंट न्यूज में आता है तो उसकी टाइम टू टाइम आप लोगों ने देखा होगा मैं कवर करता रहता हूं। तो रेगुलर वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आप लोगों को लगेगा तो पड़ी हुई है, तो इसलिए कहता हूं कि रेगुलर जो अगर अपने आप को आप लोग इस जोन में डाल लेते हैं जो कि आप लोगों को डिसिप्लिन में भी रखेगा, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो हैं वो आसान लगने लगती हैं। फिर जब हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो पूरा का पूरा पिलर है ये सबको यहाँ पर साथ में लेकर चलने वाली बात की जा रही थी। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर 44.6 करोड़। इसी के साथ में एलपीजी की जब बात की जा रही है उज्ज्वला स्कीम में यहाँ पर 9.6 करोड़। इसी के साथ में कोविड वैक्सीनेशन में 220 करोड़। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर तो हम लोग हाउस होल्ड के अंदर में टॉयलेट की बात की जा रही है स्वच्छ भारत मिशन के तहत में, तो 11.7 करोड़। ये प्रधानमंत्री जो यहाँ पर जनधन जो योजना है उसमें 47 करोड़। ये सारी की सारी स्कीम्स हैं अपने आप में। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं वो न्यूज में आ रही हैं। तो ये स्कीम्स आप लोगों को यहाँ पर बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम ये आप लोग की रेगुलर वीडियो में कवर होती रहती है, तो इनको आप लोग जरूर सुना करो। आगे बात करें, हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छे लेवल पर बढ़ रही है। एक टाइम था वो 10वें पायदान पर थी और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर 5वें पायदान पर यहाँ पर पहुंच गए। तो यानी कि सरकार यहाँ पर ये बता रही है कांग्रेस के टाइम पर हम लोग कहाँ थे और फिलहाल हम लोग कहाँ पर आ गए। तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि हम लोग 9 साल के अंदर में इतना अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट यहाँ पर कर चुके हैं। तो 5वें नंबर की हमारी अभी आप लोगों को अर्थव्यवस्था इकोनॉमी देखने को मिलेगी। ये जो हम लोग यहाँ पर 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आए हैं 9 साल में, आखिर क्या क्या अचीवमेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो जो अचीवमेंट मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं जो ऊपरले वाली स्लाइड में, ये सारे अचीवमेंट आप लोगों को यहाँ पर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये बेस बने हैं इस तरीके से चीजों को यहाँ तक लेकर आने की। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक आकर पहुंच गए। तो इसमें बहुत बड़ा रोल ये है कि हम लोग सबको साथ, सबको विकास वाले फंडे पर सबको फॉलो करते हुए चलें और यहाँ तक आज के डेट में हम लोग आकर खड़े हुए हैं।
एक बहुत अच्छी चीज हमारे हाथ में है, हम लोग G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो हमारे हाथ में आप लोगों को देखने को मिली। तो ये काफी एक अपॉर्चुनिटी है कि एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बोली गई कहीं ना कहीं कि हम लोग जो है दुनिया के सामने अपनी लीडरशिप यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो G20 की अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हमारे सामने ये बोल रही है कि हम लोग एज ए लीडरशिप का रोल प्ले यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोग अलग अलग एरिया में, आप लोगों ने देखा होगा जब डेली डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग एरिया में हम लोग दिखाते हैं कि आज यहाँ पर मीटिंग हो रही है, वहां पर मीटिंग हो रही है, कभी एजुकेशन की हो रही है, कभी किसी और एरिया की हो रही है। तो हम लोग अपनी कल्चर भी यहाँ पर उनको दिखाते चल रहे हैं दुनिया में। तो अपनी चीजों को शोकेस करने का ये तरीका है, कहीं ना कहीं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वहां पर बताया था कि वहां पर कितनी ज्यादा बढ़ाई जो है वो इंडिया की गई है। और आईएमएफ ने भी अभी कितनी बड़ी बढ़ाई यहां पर इंडिया की थी कि इंडिया जो है वो एक उभरता सितारा है दुनिया के अंदर में। ड्रोथ प्रोन सेंट्रल रीजन जो खासकर यहां पर कर्नाटका वाला रीजन, उसके लिए लगभग 5,300 करोड़ रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं। अपर भाद्रा बेसिकली ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत यहां पर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर किसके लिए प्रोजेक्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछ ले आता है। और बात की जा रही है यहां पर कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका जो हमारे देश में राज्य है वो कितने राज्य की बाउंड्री को टच करता है बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन बताता है। ये पर्टिकुलर बात की जा रही है यहां पर, देखो अपना देश। तो अपने देश को देखने के लिए यहां पर बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिससे हमारे देश में टूरिज्म बढ़ सकता है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं ताकि गांव भी डेवलप किए जा सके। और कहीं ना कहीं अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि LAC वाले एरिया में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, गांव डेवलप करने की यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर स्टेट जो है उनको एनकरेज किया जाएगा सेट करने के लिए यूनिटी मॉल की प्रमोशन की जा सके, सेल अपने खुद के प्रोडक्ट के। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक प्रोडक्ट फेमस हो तो कितना मजा आएगा। उस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की फेमस चीज खाएंगे, ठीक है, वहां से फेमस चीज खरीद कर लेकर आएंगे। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम, इसी के साथ में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर दूसरे जो भी हैंडीक्राफ्ट हैं उनको साथ में लेकर चलने के लिए यहां पर आप लोगों को देख सकते हैं। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव हमारे देश में आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। अच्छी बात जो देश में देखने को मिल रही है कि हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर खर्चा कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम लोग इस तरीके के एरिया पर फोकस कर रहे हैं जहां से और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, देश का डेवलपमेंट हो सकता है, जहां से और प्रोग्रेस आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने किसी मशीन पर खर्चा किया तो इसका मतलब क्या हो गया, उस मशीन का इस्तेमाल कर हम लोग आगे पैसा कमा रहे हैं। एक ऐसा है कि हम लोगों ने ऐसी चीज पर खर्चा कर दिया जैसे कि हम लोगों ने पार्टी करी, बाहर खाना किया और उड़ा दिया, तो वो किसी काम का नहीं है, सुबह तक खत्म हो चुका है वो। पर लेकिन मशीन अगर आप लोग कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसको यूज कर रहे हैं आप लोग, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां पर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहां से फ्यूचर में आप लोग और ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो 33% टू द 10 लाख करोड़ जो है वो यहां पर लगभग 3.3 होगा हमारी परसेंट जो जीडीपी का, ऑलमोस्ट ये 3 टाइम्स हायर है 2019-20 से। यानी कि इस एरिया में इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ता जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। कई जगह बजट अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा बजट की स्पीच, तो आप लोगों ने एक बात फील की होगी उस टाइम पर कि यहां पर कहीं ना कहीं हमारे देश में जो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को सस्टेनेबल तरीके से फोकस किया जा रहा है। यहां पर कई सारी चीजें सामने निकलकर यहां पर आ रही है, तो इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है अलग से कि हाँ इन एरिया को भी साथ में लेकर चलना है। और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लद्दाख के ऊपर काफी बड़ा फोकस भी यहां पर सामने निकल कर आया। तो इसकी वजह से यहां पर ये आप लोग को न्यूज में देखने को मिला। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि बहुत लंबे समय से न्यूज में है और ये आप लोगों को न्यूज में रहती हुई नजर आती है। इसके बारे में बजट में बोला गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें 66% आप लोगों को इनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर काफी अच्छा ये यहां पर एक तरीके से एक इंप्रूवमेंट है। आप लोग सोच सकते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में क्या चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर वो चीजें ढंग से मिल जाए तो फिर इंसान की जिंदगी जो है वो सही चलती है। तो इसके बारे में यहां पर ये बातें की जा रही हैं और इसीलिए इसको बोला भी गया कि लोगों के ड्रीम जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। फार्मर की इनकम जो है वो डबल करने की हालांकि बात की गई थी, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो मोर देन द डबल 197 जो है लाख करोड़ यहां पर जो इकोनॉमी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि फार्मर की इनकम तो डबल हुई नहीं, पर यहां पर ये पर कैपिटा इनकम जो है उसके डबल की बात यहां पर हो रही है। देश के अंदर में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और खासकर देश के अंदर में अगर स्टार्टअप के बारे में बात करें तो वो भी लार्ज स्केल पर हमारे देश में बढ़ता हुआ नजर आया है। अभी जैसे फार्मर के बारे में बात कर रहा था, तो फार्मर के लिए ऐसा नहीं कि इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं किए गए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। जैसे बात करें यहाँ पर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है, तो उसमें काफी लार्ज स्केल पर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा दिया गया। एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड जो है वो अगर एग्रीकल्चर में गांव वाले एरिया में कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट स्कीम बन जाती है, ठीक है।
आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिला। ये बूस्ट करने के लिए हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर वाला एरिया, यानी कि किसान जो है वो खेती तो करता है पर उसके साथ में और कौन कौन सी चीजें जो किसान जो है यहाँ पर हो सकती हैं और सही तरीके से फायदा पहुंचा सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। ठीक है, 20 लाख करोड़ के करीब क्रेडिट की बात की जा रही है एनुअल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी वाले सेक्टर में, तो ये काफी बड़ी बात है। इसी के साथ में एडिशनल स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये अलग अलग एरिया में बेसिकली बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। श्री अन्न, श्री अन्न नाम जो दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ये मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दे दिया गया है क्योंकि मिलेट्स ईयर भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। हम लोग इसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में लोगों को मिलेट्स यानी कि दलहन यानी कि मोटे अनाज के खाने भी लोगों के खिलाए गए यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो ये एक बेसिक चीज हो जाती है यहाँ पर जिसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे इसके बारे में, खासकर एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट है हमारे देश में, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कंप्लीटली। और जो ये मिलेट्स वाला सिस्टम है इसको सपोर्ट और एप्रिसिएशन प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना, ये यहां पर बात की जा रही है, सपोर्ट की जा रही है। तो बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है ग्लोबल लेवल पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि मिलेट्स को बहुत ही अच्छे से लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहां पर इसको रेस्पेक्ट दी जा रही है, श्री अन्न बेसिकली बोला जा रहा है। तो इंडिया को ग्लोबल हब बना रहे हैं मिलेट के रिसर्च के लिए भी। देखिए हम लोग बोले, मैं चिल्लाता रहूं कि मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके बारे में डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूं, ना उनको समझा पा रहा हूं, तो कोई मतलब रह गया क्या मेरा करंट अफेयर पढ़ाने का या फिर पॉलिटी पढ़ाने का। इसीलिए यहां पर जरूरी है कि कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊं। इसीलिए मैंने आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उन चीजों का मैं एनालिसिस नहीं छोड़ता हूं जो खासकर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो यहां पर बात की जा रही है, कल को हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग नाम भी रख रहे हैं श्री अन्ना, और पता चल रहा है कि हम लोग यहां पर उनके बारे में बातें भी कर रहे हैं, पर हम लोग यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर नहीं रहे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई और कर रहा है। मतलब ये तो एक तरीके से वो बात हो गई ना कि हाँ काम किसी और का और एक तरीके से इंजॉय कोई और कर रहा है, तो वाली बातें हैं। तो मिलेट्स को यहां पर फोकस देने की बात की जा रही है कि अच्छे से लेकर चलना है, इसलिए वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और इसी के साथ में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं हम लोग यहाँ पर श्री अन्ना मिलेट्स के इन द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, बहुत ही बेसिक सी और एक इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर को और आगे अगर लेकर चलें तो एक स्कीम के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, पीएम परिणाम। पीएम परिणाम स्कीम किससे रिलेटेड है? तो ये एक तरीके से स्टेट और यूनियन टेरिटरी को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए है कि आप लोग क्या करें कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको थोड़ा कम यूज करना स्टार्ट करें और थोड़ा ढंग का फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाए, उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो पीएम परिणाम यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, तो एक तरीके से सुधार करना होता है एमेलियरेशन, तो उसके बारे में अवेयरनेस के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हम लोग बढ़ सकें। क्योंकि जो हम लोग खाते हैं ना, जैसा हमारे शरीर में जाता है सामान, ऐसे ही हमारा तन, जैसा हमारा ऐसे ही मन हो जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे नुकसान है आज के में, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मे चढ़े हुए हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, बाल सफेद, दिक्कत बहुत सारी, ठीक है। तो इसके चलते आने वाले टाइम में बात की जा रही है कि नेक्स्ट 3 ईयर में 1 करोड़ के करीब फार्मर जो है उनको अडेप्ट करवाएंगे नेचुरल फार्मिंग, ताकि, और अभी कोविड-19 के टाइम पर तो ये एक अच्छी चीज हो गई कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस करना यहाँ पर एक तरीके से स्टार्ट कर दिया। तो भारतीय यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से जो भारतीय का एक प्राकृतिक जो फोकस है उस पर गया कि खेती बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको हम लोग अडेप्ट कर पा रहे हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़ गया हमारा उन चीजों का जो एक तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली लेकर आ रहे थे। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि आने वाले टाइम पे इन चीजों का और ज्यादा भाव बढ़ने वाला है। ये तो याद ही रखना, मैंने बताया आप लोगों की एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड यहां पर आ रहा है ताकि स्टार्टअप अगर कोई करना चाहता है गांव वाले एरिया में, यूथ को आगे लेकर जा रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में स्टार्टअप करने के लिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है। एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर साकार से समृद्धि, तो ये बेसिकली लगभग यहाँ पर 63,000 जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी बनाने की बात की जा रही है ताकि एक तरीके से पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट किया जा सके, खासकर सोसाइटी के अंदर में एक तरीके से कोऑपरेटिव बेस एक प्रमोशन मॉडल, एक कोऑपरेटिव बेस एक मॉडल को प्रमोट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इससे क्या होगा, इससे और अच्छे लेवल पर लोगों को क्रेडिट मिलेगा और चीजें अच्छे लेवल पर हम लोग डेवलप कर पाएंगे। ओके, तो ये भी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है बेसिकली, जिसका नाम सहकार से समृद्धि का नाम दिया गया है इसको। ऐसा नहीं एक ही एरिया में फोकस किया गया है, दूसरे एरिया में भी, जैसे कि यहाँ पर फिशरी वाले सेक्टर में भी यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है 20 लाख करोड़ के बारे में, यानी कि
एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी हो गया। तो यहाँ पर अगर ऑल्टरनेटिव कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, पीएम मत्स्य प्रोग्राम के बारे में याद होगा आप लोगों को, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, तो कहीं ना कहीं उस एरिया को भी साथ में लेकर चला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं हमारे देश में जो कि कोस्टल राज्य आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उन एरिया में लोग जो है काफी डिपेंडेंट रहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, ये फिशरमैन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत यहाँ पर 6000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। और इसी में आत्मनिर्भर अगर बात करें, ये भारत फिशरमैन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो इसी के एग्रीकल्चर क्रेडिट जो टारगेटेड है एक तरीके से इंक्रीज किया गया 20 लाख करोड़, ताकि इन एरिया पर फोकस किया जा सके, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी वाले एरिया पर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस वाली स्लाइड के ऊपर स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोग को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में याद रखना है। यहां पर जो भी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होगा ये सस्टेनेबल एक्शन के लिए होगा, ताकि इस तरीके से चीजों को लेकर चले, आने वाले टाइम के लिए भी चीजों को सुधार सकें, कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर देने की बात की जा रही है। ये मैंने पीएम परिणाम के बारे में बात करी थी, फुल फॉर्म बताइए, अभी डिस्कस किया मैंने आप लोगों से, जिसमें हम लोग जो बेसिकली काम कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के बारे में, यानी कि एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर वेस्ट टू वेल्थ, ये एक स्कीम है जिसके बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है, गोबर धन स्कीम, कि गोबर को भी धन की तरीके से इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। तो इसमें से ये वाला प्रोग्राम अभी आप लोगों को देखने को मिला नया, अभी एक मिस्टी करके प्रोग्राम लाया गया, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, जैसे नहीं मिष्टी दही, मीठी दही खाइए तो मिस्टी प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके तहत में यहाँ पर मैंग्रोव प्लांटेशन के बारे में बात की जा रही है कोस्टल लाइन पर, क्योंकि अगर कोस्टल लाइन पर हम लोग ये दलदली फॉरेस्ट अगर बना देते हैं तो कल को बाढ़ अगर कोई ऐसी चीजें आती है तो उसका इंपैक्ट जो है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। अमृत, ये बेसिक, ये देखो, ये सारी जो स्कीम है ना, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कल को क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर अमृत धरोहर, ये इंप्लीमेंट की जाएगी नेक्स्ट 3 ईयर में, ताकि जो वेटलैंड है उनका ढंग से यूटिलाइजेशन किया जा सके। जो मिस्टी वर्ड यूज किया गया है, यह मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड द टेंजेबल इनकम, तो ये इनके नाम भी हैं, और परिणाम के तो मैंने अभी नाम आप लोगों को बताया था, तो फुल फॉर्म भी यहाँ पर है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रखनी है। जब ग्रीन ग्रोथ के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्लीन एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा 35,000 करोड़ का। बैटरी एनर्जी जो स्टोरेज जो सिस्टम है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सारी चीजें आज के डेट में इसी के ऊपर चल रही हैं, गाड़ियां भी बैटरी की आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है ग्रिड को, और लद्दाख में यहाँ पर ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस देने की बात मैंने स्टार्टिंग में ही की थी। एग्जेम्पशन किया जाएगा जीएसटी, ताकि यहाँ पर अच्छे से चीजों को फॉलो किया जा सके, क्योंकि जितनी छूट मिलेगी उतनी अच्छे से लोग जो है फिर चीजों को लेकर चलेंगे। एजुकेशन पर जो फोकस दिया जाएगा तो एक्सेसिबल एजुकेशन, और इसी के साथ में यहाँ पर स्किल के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है काफी बड़ी बात है, 2.9% जीडीपी बात की जा रही है। ये अब बहुत लंबे समय से बातें कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, वैसे अब अगर बात करें तो पहले 6% ही बोला गया, पर ढंग से हम लोग 3% भी खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उस पर अभी बढ़ा है यहाँ पर, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। रिवैम्प करने की बात की जा रही है, जो टीचर की ट्रेनिंग खासकर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात की जा रही है, जो यहाँ पर जो बच्चे हैं और जो एडोलेसेंट हैं, यहाँ पर जो नवयुवक है, उनके लिए यहाँ पर बेसिकली सिस्टम प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर स्टेट जो है उसको यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट किया जाएगा, ताकि एक तो देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी डेवलप करें, क्योंकि एजुकेशन जो एक ऐसा सब्जेक्ट है कौन करंट लिस्ट में यहाँ पर आता है, और जो चीज कौन करंट लिस्ट में आती है उसमें सेंटर का अकेले की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, स्टेट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। तो सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। एक पर्टिकुलर जो स्कीम है यह है PMKVY, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका 4th वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। एकलव्य मॉडल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये एजुकेशन के फील्ड में हो गया। इसी के साथ में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो यहाँ पर आ रही है, तो ये अच्छे लेवल पर, जहां पर घरों में पढ़ने के लिए सिस्टम अच्छा नहीं है, सही लेवल पर अगर लाइब्रेरी मिल जाए बच्चे को तो पढ़कर चीजें अच्छे से लेकर चल सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन फॉर अमृत ये है बेसिकली पेधी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका क्या सिस्टम है, यहाँ पर जो एक अमृत पीढ़ी है बेसिकली आने वाली, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, यानी कि आने वाले जो यहाँ पर 25 ईयर को कैसे लेकर चलना है। तो इसके चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एक टेक्नोलॉजी वाले उसमें एरिया में बातें कर रहे हैं, तो इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है टीचिंग के लिए भी आज के डेट में, तो टीचिंग ट्रेनिंग में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अभी यहाँ पर डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
तो ये अमृत जो पीढ़ी है ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड। तो ये हो गया एजुकेशन में क्या क्या हम लोग डेवलपमेंट करने वाले हैं। हर सेक्शन को कवर किया गया। जैसे हमारे जो हथकरघा वाले हैं आर्टिशन वगैरह उनको भी साथ में लेकर चला गया। सुई धागा मूवी आपने से किस किस में देखी है बताइए। तो उसी को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पीएम ये बेसिकली विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास जिसको मैंने बोला था यहाँ पर। तो जो ट्रेडिशनल एरिया है उसको स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, एडवांस स्किल ट्रेनिंग की बात की जा रही है डिजिटल टेक्निक के थ्रू यहाँ पर। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ये जो वुमेन है खासकर इस पर्टिकुलर एरिया में वीकर सेक्शन है उनको साथ में लेकर चलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा यहाँ पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान की भी यहाँ पर बात की जाती है जो इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट के एरिया में फोकस देने की बात यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रेजिलियंस के बारे में अगर बात करें तो नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री तैयार की जा रही है जो ताकि क्रेडिट प्रोवाइड कराया जा सके, एक स्टेबिलिटी के तौर पर हम लोग आगे चलें। तो आईटी पोर्टल वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज के डेट में कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि बेटर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है। तो यानी कि हर एरिया को साथ में लेकर चलने की बात यहां पर की गई, इसीलिए सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने निकल कर आया। डिजिटल वाले मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कि भारत शेयर रेपोजिटरी ऑफ द जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन जिसमें हमारी जो धरोहर है उसको यहाँ पर ऑनलाइन हम लोग लेकर आ रहे हैं। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके लिए कोई स्टार्टअप अगर आए तो आगे निकल कर आ रहे हैं बहुत सारे। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में बात की जा रही है और नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पर बातें की जा रही है। तो ये बहुत सारी बेसिक सी चीजें हैं जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्म करेगी चीजों का। ठीक है, मिशन कर्मयोगी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि सिविल सर्वेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग करने का यहां पर काम करेंगे यहां पर। ठीक है, इसमें आई गोट यानी कि इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू यहां पर जो एक तरीके से अपग्रेड किया जाएगा ताकि लोगों के सेंट्रिक यहां पर चीजों को लेकर चला जा सके। इसी के साथ में जो पैन नंबर खासकर अकाउंट नंबर जो है वो यूज किया जाएगा कॉमन आइडेंटिफायर के लिए। आज के में आप लोगों के 4 अकाउंट हैं, चारों के चारों अकाउंट में आप लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे धर रखे हैं। अब यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर पैन है, पैन की फुल फॉर्म बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। पैन कार्ड जो होता है वो सबके साथ में लगा होता है, तो इसके बेस पर पता लगाया जा सकता है किस किस अकाउंट में आप लोगों के कितने पैसे हैं। तो ये एक तरीके से सिंगल यूज हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए चीजों को। ये सारी चीजें अगर ऑनलाइन करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो 5G के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो शानदार तरीके से आप लोगों को चीजें जो हैं वो बूस्ट होती हैं यहाँ पर नजर आएगी जब हम लोग बात करते हैं 5G के बारे में। तो ये भी है एक तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो बूस्ट होती नजर आएगी। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। लगभग कई सारे एरिया को मिलाकर 75,000 रुपए जो 75,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जा रहे हैं। खासकर अगर बात करें जैसे कि आप लोग कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो पोर्ट हो गया। ठीक है, पोर्ट को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन सेक्टर, ये सारे अगर प्रायोरिटी पर लेकर चलें तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एयर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे और कोस्टल एरिया में जब चीजों को डेवलप करेंगे तो इसके लिए भी अच्छी खासी फंडिंग के बारे में बात की जाती है। ये एक ऐसी स्लैब है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट करते हैं कि यार बताओ कि यहाँ पर कैसे कैसे टैक्स वगैरह यहाँ पर रहने वाला है। तो 3 लाख तक का जो है वो यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। 3 से लेके 6 लाख के बीच में 5% देना पड़ेगा। 6 से लेके 9 के बीच में यहाँ पर 10% देना पड़ेगा। 9 से लेके 12 के बीच में 15% देना पड़ेगा। 12 से लेके 15 के बीच में 20% देना पड़ेगा। और 15 लाख से ऊपर अगर कोई कमा रहा है महीने का तो उसको 30% टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स आप लोगों का है, इनके इनकम टैक्स स्लैब है यहाँ पर जो कि चेंज की गई है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद जरूर रखिएगा। सीनियर सिटीजन के लिए और यहाँ पर कुछ सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर कोई 15 से जैसे यहाँ पर अगर डिपॉजिट करता है सीनियर सिटीजन, इनहेंस कर दिया गया 15 से 30 लाख उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। मैक्सिमम डिपॉजिट जो लिमिट है मंथली इनकम जो है अकाउंट में अगर बात करें इनहेंस कर दी गई है 4.5 लाख से 9 लाख तक का सिंगल अकाउंट के लिए। ठीक है, फॉर 9 लाख से 15 लाख के लिए ज्वाइंट अकाउंट के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हर एक सेक्शन को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है ताकि सबका साथ और सबका विकास चलता रहे। कुछ ऐसे सिस्टम है हमारे देश में जिसके तहत आप लोग यहाँ पर जैसे कि टैक्स सेविंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके इधर उधर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि नो इनकम टैक्स पर्सन विद इनकम 7 लाख। ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है यहाँ पर वो 50,000 का सैलरीड जो पर्सन डिडक्शन यहाँ पर अप टू द 15,000 फॉर द पर्सनल। तो ये एक अच्छा फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिडक्शन किया जा रहा है। हाईएस्ट जो सरचार्ज हुआ करता था पहले 37% के करीब लगा करता था, अब वो 25% लगेगा। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन और नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय वो इंक्रीज कर दी गई है
25 लाख, यानी कि अब फिलहाल जो इतना सारा टैक्स लग रहा था डायरेक्ट वाला, बहुत सारा कट कर दिया गया है ताकि हर सेक्शन जो है वो थोड़ा खुश रह सके यहाँ पर। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर मैसिव टैक्स बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे जो 5 अलग से यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा ये 5 अलग से एक्सप्लेन किए गए थे, यहाँ पर मैसिव टैक्स बेनिफिट 5 पॉइंट यहाँ पर निकल कर आए थे। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट जो है मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अग्निवीर जो है यहाँ पर जो भी स्कीम के अंदर में यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी टैक्स से जो है छूट मिल रही है यहाँ पर, ये बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कुछ तो सैलरी ऐसी यहाँ पर, तो एक पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं कि ऐड कर दिए गए यहाँ पर उनके लिए भी। डायरेक्ट टैक्स को जो इकट्ठा करने की यहाँ पर बात आती है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर न्यू रैंक ज्वाइंट कमिश्नर की जो है यहाँ पर जहां पर अपील की जा सकती है, अगर कोई पेंडिंग जो अपील पड़ी है उनका सोल्यूशन निकालने के लिए, तो और सिंपल वे में यहाँ पर चीजों को आगे लेकर आ जा रहा है। तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर जो स्टार्टअप लॉस में चल रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आने वाले टाइम में और अच्छे से काम यहाँ पर कर सकें। ठीक है, इसी के साथ में एक्सटेंशन किया जा रहा है डेट टू जो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन 1 ईयर, तो यहाँ पर फॉर द एलिजिबल स्टार्टअप फॉर द इनकम टैक्स बेनिफिट, यानी कि नहीं स्टार्टिंग में टैक्स देना ना पड़े, तो उस स्कीम में यहाँ पर इनकम टैक्स बेनिफिट में यहाँ पर स्टार्टअप को फायदा पहुंचता है। तो ये भी काफी एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पर। ये हालांकि अलग अलग एरिया में है, जैसे कोऑपरेटिव्स के लिए बात की जा रही है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है शुगर कोऑपरेटिव्स जो है उनके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर अलग अलग एरिया में यहाँ पर छूट प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि देखिए बेसिक फोकस पता है क्या इतनी छूट क्यों दी जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में हमारे देश में अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट हो सके और नए नए स्टार्टअप आ गए तो चीजें ढंग से आगे चल सकें। डायमंड एक तो नेचुरल होता है, अभी हमारे देश में डायमंड को हम लोग अपने ही खुद से बनाने की बात की जा रही है, लैब ग्रोन डायमंड LGD इसको बोला गया है। तो इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है ताकि अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर सके, और IIT को 5 साल के लिए यहाँ पर ग्रांट प्रोवाइड कराया जाएगा, अच्छा खासा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस एरिया में काम करने के लिए, ताकि बाहर से जो लेकर आते हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारे झंझट रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रिडक्शन किया जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी में, ताकि जो सीड्स है यूज किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये एक सही तरीका है यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने एरिया में चीजों को डेवलप करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक को मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की जा रही है, तो लिथियम आयन बैटरी और ज्यादा बढ़ सके तो ड्यूटी फ्री बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। रिड्यूस किया जा रहा है बेसिक कस्टम ड्यूटीज में, खासकर टेलीविजन से रिलेटेड जो चीजें हैं यहाँ पर उनके बारे में तो सस्ते होंगे यहाँ पर, मोबाइल फोन टेलीविजन वगैरह ही बोल सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छे लेवल पर किचन की जो चिमनी वगैरह है उस पर कम किया जा रहा है, मोबाइल फोन पर टेलीविजन में तो सस्ते होते हुए अभी आप लोग यहाँ पर ये नजर आएंगे आने वाले टाइम में। स्टेट्स जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे थे कोविड-19 के टाइम पर, तो 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की जा रही है, ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च कर सकें और चीजों को ढंग से डेवलप कर सकें। तो आने वाले टाइम में ये सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में फिस्कल डेफिसिट जो है स्टेट का वो 3.5 तक यहाँ पर जा सकता है, उनको अलाउ कर दिया गया है, इसके चलते यहाँ पर और ज्यादा बाहर से भी उठा सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर है। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पर हो गया। बजट का जो एस्टिमेशन जो यहाँ पर टोटल रिसिप्ट है यहाँ पर अदर देन बोरोइंग वो है 27.2 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 45 लाख करोड़ और टोटल टैक्स रिसिप्ट जो है 23 लाख करोड़। तो ये डेटा होता है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को बता दिया गया कि रेवेन्यू कितना है, कैपिटल कितना है, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू कितना है और कैपिटल कितना है। तो ये एक नजर में यहाँ पर डेटा है आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग थोड़ा सा याद रखें। टैक्स का जो यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर एक ट्रेंड है वो भी आप लोग एक ट्रेंड आप लोग यहाँ पर देखने को मिला कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि हमारे देश में बढ़ रहा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा ज्यादा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि डेवलपमेंट अच्छा हो, तो और बढ़ाया गया इसको 2023-24 के लिए। ये स्लाइड है, हालांकि इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को चीजें बता दी थी, यहाँ पर भी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली PIB वाली है यहाँ पर, और वहां पर वे अलग से वहां पर बेसिकली आप लोगों के लिए चीजें देखने को मिली थी। ये कुछ की नंबर्स है, कहां पर कितना पैसा आ रहा है, कैसे कैसे है, तो ये रटने नहीं है, जो चीजें आप लोगों को बताई है बीच में इसलिए प्रोवाइड करा दी, कोई इंटरेस्टेड हो अगर इनके लिए जानने में भी तो इनके ऊपर भी थोड़ी सी नजर आप लोग डाल सकते हैं। ये एक ऐसी स्लाइड है जिसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि जो टैक्स का कलेक्शन होता है जीडीपी में कितना उसका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो ग्रोस टैक्स का जो बिला है यहाँ पर उसमें 11.1% बोला गया है यहाँ पर जीडीपी का। डायरेक्ट टैक्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा आ रहा है हमारे देश में एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स के। इसलिए कहते हैं कि हमारे देश में एक रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स पर ज्यादा फोकस रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स पर हमारा कम फोकस रहता है। जबकि बात की जाती है कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो रहा है, ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर उल्टा बोल दिया मैंने, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो अगर ज्यादा हो रहा है तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में रहता है कि जो अमीर है वो ज्यादा टैक्स देंगे, गरीब है वो कम टैक्स देंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा होता है तो वो दिक्कत रहती है, क्योंकि अगर चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर उसने दोनों ने दूध का पैकेट खरीदना है तो दोनों को वो इक्वल प्राइस का यहाँ पर मिलेगा।
तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाए तो उस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं। अगर कोई बोले कि यूथ के लिए क्या है, तो मैंने बोला अभी यहाँ पर स्किल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में 3 सेंटर के बारे में बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पर, जो कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जाएगा। अप्रेंटिस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं 47 लाख यूथ के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यूथ के ऊपर फोकस दी जा रही है। यूथ एक पिलर था पूरा यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, और इसी को बोला गया था कि इंपावरिंग द अमृत पीढ़ी, जो पीढ़ी बोला गया था ना वर्ड यहाँ पर, तो उनको जो प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन करना, स्किल डेवलपमेंट उनको प्रोवाइड कराना, तो ये सब यहीं से निकल कर आया था। तो अमृत पीढ़ी यानी कि आने वाले 25 सालों में किस तरीके से हम लोग अपने जो बेसिकली लोग हैं उनको लेकर चलने वाले हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और अच्छे से लोगों को ट्रेन करने के लिए। ये बेसिक है। वैसे स्टार्टिंग में मैंने बता देते हैं यहाँ पर, ये 1 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ये यूनिटी मॉल बनाने की बात की जा रही है, टूरिज्म को बूस्ट करने की बात की जा रही है, अप्रेंटिस प्रोग्राम को चलाने की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। हेल्थ वाले सेक्टर में यहाँ पर बात की जा रही है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 2.1 होगा जीडीपी का, ठीक है। सिकल से जो सेल एनीमिया है उसको एलिमिनेट करने के लिए मिशन की बात यहाँ पर की जा रही है। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज स्टैब्लिश किए जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च के बारे में बात की जा रही है, आईसीएमआर के साथ में मिलकर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में मिलकर न्यू प्रोग्राम है प्रमोट करने के लिए रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल एरिया में। तो यानी कि अपने ही घरों में हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने वाले हैं शानदार तरीके से। ये तो स्कीम लास्ट वाली है यहाँ पर, इसके बारे में फिर से जिक्र किया गया। विवाद से विश्वास, यानी कि जो यहाँ पर टैक्स में कोई दिक्कत चल रही है, चोरी चल रही है, उसको कैसे सोल्व करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये स्कीम लेकर आई गई थी, ठीक है। कोई फेल हो गया टैक्स देने में तो उसको यहाँ पर बोला गया था कैसे वो यहाँ पर अपने आप को सेटल कर सकता है। तो ये उसके लिए स्कीम थी यहाँ पर, विवाद से विश्वास स्कीम। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप लोग याद रखते हैं कि रिलीफ प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जा रही है एमएसएमई को। रेलवे के बारे में अगर बात करूं तो यहां पर बोला जा रहा है कि हाईएस्ट एवर बजट एलोकेशन दिया जा रहा है रेलवे को 2.4 लाख करोड़, ताकि इंडियन रेलवे सिस्टम को सुधारा जा सके। और हाईएस्ट एवर आउटलेट यहां पर 9 टाइम्स, जो कि यहां पर बजट में था 2013-14 के, उसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए यहां पर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बात की जा रही है, जिसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है 2 साल के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी यहां पर टारगेट किया गया है और एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, महिलाओं के फील्ड में अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान, ये है बेसिकली बचत पत्र। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है 2 साल तक का। तो यहाँ पर एक तरीके से 7.5 का इंटरेस्ट एक तरीके से मिलने वाला है, यानी कि महिलाओं के लिए सेविंग स्कीम आप लोग बोल सकते हैं कि अलग से लेकर आई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अप्रिशिएट करने लायक चीज है ये भी। कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को हमारा इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि जो आर्थिक समीक्षा है उसका फर्स्ट जो एक आउटलुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है और जो बजट होता है, कई सारे लोगों को उसमें डिफरेंस होता है, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से डिफरेंस नहीं पता होता है। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि माइंड में आप लोगों की चीजें ढंग से बैठ जाएं। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें सारी जो भी चीजें रहती हैं वो रहती हैं जो हम लोगों ने पिछले साल में खर्चा किया है। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ये है कि जो आप लोगों का लास्ट महीना गया ना, उसमें जो आप लोगों ने पैसे लिए, अपना जो भी सैलरी थी या फिर जो घर से पैसा आया आप लोगों के पास में, तो जो घर से पैसा आया वो खर्च कर दिया, तो उसका जो लेखा जोखा होगा वो आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे होगा। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल में क्या किया है। अब जब बजट की बात करते हैं वो क्या है, बजट है कि घर वालों ने पैसे भेज दिए आप लोगों के पास में, अब आप लोग उसको खर्च करने की सोच रहे हो। कहां, कोई मूवी देखेगा, कोई कपड़े लेकर आएगा, कोई किताब लेकर आएगा, कहीं किसी को फीस देनी होगी, अपना पार्टी सार्टी बर्थडे सडे पता नहीं क्या क्या सेलिब्रेट अपना जो भी करना है वो सारा खर्चा होगा। गवर्नमेंट की भी ऐसे ही रहते हैं, दुनिया भर के खर्चे रहते हैं, ठीक है। कहीं एजुकेशन पे कर रहे हैं, कहीं हेल्थ पे कर रहे हैं, कहीं वुमेन्स के लिए स्कीम चल रही है, कहीं अपनी जो सिक्योरिटी के लिए जो अपना कुछ सामान खरीदना है, कहीं पेंशन जानी है किसी की, कहीं पुराना उधार ले रखा था वो चुकाना है। जैसे आप लोग भी, हाँ, पुराना उधार ले लिया पिछले महीने में, क्यों? क्योंकि पैसे कम रह गए थे चुकाना पड़ेगा भाई साहब, तो इसलिए घर से पैसे आने की वेट कर रहे हैं। इसीलिए सरकार भी बजट की वेट करती है क्योंकि पैसा आने वाला है। तो मतलब कहने का ये हो गया कि जो बजट है वो आने वाले साल के लिए है, जो नेक्स्ट ईयर आप लोगों का होगा, और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आप लोगों का पिछले साल के लिए है। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पिछले महीने का खर्चा आप लोगों का, और बजट जो है वो आने वाले महीने का हो गया। अब माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से आगे जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि चेंज नहीं होती है, और जो चीजें चेंज नहीं हुआ करती हैं उनको एक बार ढंग से पढ़ लिया करते हैं यार बैठ के, क्योंकि वो ऐसे ही रहने वाली है।
आप लोग 1 साल तैयारी करो, 2 साल तैयारी करो, मैं तो बोलूँ जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करके निकल जाओ। पर लेकिन जब तक भी इस प्रिपरेशन के जोन में रहने वाला हो, ये जो स्लाइड मैं आप लोगों को 2 स्लाइड दिखाऊंगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाली है, ऐसी चलने वाली है आने वाले टाइम तक। बस हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में बस मिनिस्टर का नाम चेंज हो जाए, ठीक है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है फिर कोई और मिनिस्टर आते हैं तो, बाकी ऐसे ही चलने वाला है। तो मैं प्रोसीजर समझाने वाला हूं आप लोगों को कि इकोनॉमिक जो सर्वे है वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे आता है। नॉर्मली तो आप लोग देख लेते हैं कई बार कि हाँ यार इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कर दिया, सुन के बस साइड में हो गए, पर लेकिन प्रस्तुत कैसे कर दिया ये तो समझा दो। तो मैं वही समझाने वाला हूं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है, जो कि आज की डेट में निर्मला सीतारमण जी हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे यहां पर हर साल पार्लियामेंट में बेसिकली रखती हैं बजट से 1 दिन पहले। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे मान लीजिए जैसे आज आ रहा है तो बजट आप लोगों का कल आ रहा है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो खाका तैयार किया जाता है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं यार आप लोगों को ना पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बना के लेने आने, पहले रफ रफ से नोट्स बना के दिखा देना मुझे और फिर उनको फेयर कर लेंगे अच्छे से। तो जो रफ रफ से जो नोट्स होते हैं ना वो होता है ड्राफ्ट, कि हाँ ठीक है एक हल्का सा ड्राफ्ट तैयार हो गया अपना यार, ऐसे ऐसे काम करना है, और फिर उसको चेक किया जाता है। तो यहां पर फर्स्ट ड्राफ्ट जो होता है इकोनॉमिक सर्वे का, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो यहां पर इसको तैयार करके लेकर आता है। फिर जहां पर ये चीजें हो जाती है, इसके बाद में ये ड्राफ्ट क्लियर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा और सेक्रेटरी ऑफ जो इकोनॉमिक अफेयर है उनके द्वारा, फिर इसको क्लियर किया जाता है। और जब यहां से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो फिर यहां पर पहुंचता है माई बाप के पास में, यानी कि जो फाइनल वर्जन होता है इसका वो फाइनेंस सेक्रेटरी और इसी के साथ में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास में पहुंचता है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो यहां पर इसको जाकर कहां पर रखते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर में सबको इसकी कॉपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पर लेकिन जो ये मैंने बताया जिसमें इतने सारे चैप्टर होते हैं, इतने सारे पेजेस होते हैं, इतना सारा पिछले साल में कुछ कुछ कार्यक्रम चलता है, पता नहीं क्या कहां गवर्नमेंट क्या क्या खर्च कर रही है, क्या क्या काम चल रहा है, वो सारा का सारा डेटा कौन इकट्ठा करता है। अब मिनिस्ट्री तो जाएंगे नहीं वहां भाग भाग के कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जा रही है कि भाई क्या हो गया ये हो गया, तो उसके लिए प्रॉपर इन्होंने एक ऑफिस बना रखा है जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, शॉर्ट फॉर्म में इसको एनएसओ बोलते हैं। इसका बस यही काम है, बस जहां जहां पे जो हो रहा है जहां जाके वहां पे आंख गड़ा और देख यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा चाहिए हमें। फिर ये मत बोलना कि उस दिन तो सो गए थे हम लोग, नहीं, पूरा डेटा चाहिएगा शानदार तरीके से। तो एनएसओ का यहां पर ये काम देखने को मिलता है, और ये एनएसओ जो है वो ऐसे ही मिनिस्ट्री के अंडर में आता है जो इसी काम के लिए बनी हुई है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का नाम हमारे द्वारा दिया गया है। ये मिनिस्ट्री कौन सी है, मतलब किसके अंडर में आती है, आप लोग बताइए। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमण जी है, वो इसको पार्लियामेंट में रखती हैं। और फिर यहां पर आप लोगों को पता है, जो आप लोगों ने ये सारी चीज देखा करो जब यहां पर बेसिकली टीवी पर दिखाई जाती हैं, आप लोग उसको कनेक्ट भी कर पाओगे यहां पर, ठीक है, कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं। अभी मैं आप लोग कुछ हिस्ट्री यहां पर बताने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि थोड़ा सा आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग और अच्छे से यहां पर कनेक्ट हो पाएंगे। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया था, तो फाइनेंशियल ईयर 1950-51 में पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रस्तुत किया गया था। अगर बात करें यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता है कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो ऐसा ही एक फैक्ट है 1964 से पहले इकोनॉमिक सर्वे जो था वो बजट के साथ में प्रस्तुत किया जाता था। यानी कि आज ही बजट आ गया, आज ही इकोनॉमिक सर्वे आ गया, दोनों एक साथ में रख दिया और प्रस्तुत कर दिया सबके सामने। पर लेकिन ये लगने लगा यार इसकी वजह से ना बजट में होचपोच हो जाता है, मतलब एक तरह से ना जो बजट को एक पूरा टाइम चाहिए, अच्छे से चीजें देकर काम करना चाहिए, तो उन्हें एक तरीके से पिछला उठा के बैठ गए, आज का होना था बेसिकली। तो इसलिए एक एक करते हैं कि पहले एक दिन प्रस्तुत कर लेते हैं ना उसको, फिर बजट पर अच्छे से फोकस कर लेंगे बैठकर यार ढंग से। तो 1964 में यहां पर ये काम किया गया कि यार इसको डीलिंक कर दो, डीलिंक मतलब अलग अलग लेकर आएंगे, ठीक है। तो इनको अलग अलग कर दिया कि जिस दिन बजट प्रस्तुत होगा उससे एक दिन पहले बता देंगे कि पिछले साल में क्या क्या कुकर्म किए हैं आप लोगों ने, यानी कि क्या क्या करामात पिछले साल में हुई है, तो वो सारी करामात आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देंगे ताकि अगले वाली साल को आप लोग अच्छे से एनालाइज कर सको। मैंने कहते कि इंसान को अपनी गलतियों का पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, ताकि पिछले वाली गलतियों को सुधार सके। तो ये काम यहां पर किया गया। तो एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री का होता है, ये एक तरीके का फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आती है। इकोनॉमिक सर्वे जो कि एक तरह का रिव्यू होता है यहाँ पर कि हमारे देश में पिछले 12 महीनों में क्या हुआ है, तो उसकी समरी होती है एक तरीके से। जो भी बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं उनके सबके बारे में बताया जाता है, हाईलाइट बेसिकली दिखाई जाती है, गवर्नमेंट के क्या क्या सोर्स, एक तरीके से गवर्नमेंट के क्या क्या शॉर्ट मीडियम जो भी यहां पर प्रोस्पेक्टिव जो भी निकल कर आए, सारी क्या क्या काम उनके द्वारा किए गए, वो सब आप लोगों के सामने यहां पर रखा जाता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। और इसी से आप लोगों का बजट सेशन जो है उसकी शुरुआत होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है यहां पर जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और इस अकेले प्रोसीजर में से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन चुके हैं, अगर पुराने क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखोगे
तो बेसिक चीजें भी एटलीस्ट आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन न छूटे आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन तो यार बात की बात होती है, एक भारतीय नागरिक होना इतना पता होना चाहिए कि देश के अंदर में ऐसा भी कोई प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है कि क्वेश्चन बनेंगे वो तो सही है, बनेंगे, हम कर ही लेंगे, पर लेकिन कम से कम इतना तो बताओ कि देश के अंदर चल क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। कल को आप लोग चल के मिनिस्टर बनोगे, कल को आप लोग चलकर बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठोगे, तो ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, ऐसे पता होनी चाहिए कि हाँ यार हमारे देश के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं पता होगी तो फिर मतलब मजा नहीं आता है जिंदगी जीने में, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसके अंदर में चैप्टर्स दे रखे हैं, तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता हुआ भी यहां पर चलूंगा, चीजें बताता हुआ चलूंगा आप लोगों को। यहां पर ये जो चैप्टर्स हैं अगर इनके बारे में आप लोग यहां पर बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले यहां पर जो बात की जा रही है ये है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2022-23 और रिकवरी सबसे बड़ी बात पता है क्या रही है, अगर आप लोगों को बोला जाए ये सबसे खतरनाक चीज रही यहां पर। और इसमें स्टार्टिंग में ही ये चीजें एक तरीके से बताई भी गई है। आप लोगों को पता है कि कैसी अर्थव्यवस्था रही 2020, 21, 22 में मतलब दबाकर वहां पर एक इंपैक्ट रहा कोरोना वायरस का, लोग रिकवर करते करते मर गए पर रिकवर नहीं कर पाए ढंग से। तो यहां पर उस चीज से लोग उबरे ही नहीं थे ढंग से। इतने में यहां पर क्या आ गया, इतने में आ गया रसिया और यूक्रेन की लड़ाई। रीजन क्या था, दुनिया में 1/4 हिंदी में बोलूं तो 1/4 दुनिया में जो गेहूं का व्यापार करते हैं वो रसिया और यूक्रेन करते हैं। और मैं जो रेगुलर वीडियो आप लोगों की लेता हूं जो एनालिसिस वाली न्यूज़पेपर की, उसमें मैंने कई बार बताया भी आप लोगों को कि अफ्रीका के देशों ने यूएन में जाके रो दिए भाई साहब। उन्होंने ये बोला कि कोविड-19 ने भी नहीं मारा इतना जितना ये हम लोग को लड़ाई मार देगी इन दोनों की। हमारे पास में खाना आना बंद हो गया भाई साहब, घरों में चूल्हे नहीं चल रहे हैं, क्या करें इसका हम लोग। तो इसीलिए दुनिया परेशान थी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर, क्योंकि वो एक तरीके से दुनिया के लिए फूड फैक्ट्री है, इतना गेहूं वहां से निकल कर आता था। तो इसकी वजह से सिचुएशन जो है और ज्यादा खराब होती यहां पर नजर आई और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिला। उसमें से हमारा देश भी अछूता नहीं रहा, हमको भी इसका इंपैक्ट जो है वो झेलना पड़ा। ये कुछ बातें हैं आप लोगों के सामने जो बुलेट की फॉर्म में आप लोगों के सामने रखी हुई है। सबसे पहली जो लाइन है यहाँ पर पेंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली, फिर रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। इसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफी खराब रही और कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला था 2023 जो है वो खतरनाक साल यहाँ पर रहने वाला है। पर लेकिन अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2023 तो खतरनाक रहेगा, 2024 भी खतरनाक रहने वाला है। पर हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि हमारे लिए तो कोई भी खतरनाक नहीं रहने वाला है, ठीक है। हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे रहने वाले हैं। इसके लिए ये स्लाइड आप लोगों के सामने सारी चीजें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है और जस्टिफाई कर रही है सारी चीजें। 2019-20 में हमारी जो ग्रोथ थी वो कैसी थी भाई साहब, 2020 में ना नेगेटिव पहुंच गई थी। दुनिया में बहुत ही बड़ा एक तरीके से दिक्कत देखने को मिली थी कोविड-19 के टाइम पर फिर बाउंस बैक किया हम लोगों ने 2020-21 में और फिर यहां पर 2022-23 में और 2023-24 में आप लोगों को यहां पर और अच्छे से सारी चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है। तो ये कुछ पैटर्न आप लोगों के सामने यहां पर देखने को मिला। अब ये जो स्लाइड है इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना यार, क्योंकि एक ऐसी स्लाइड है जहां से क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्ट पूछ ले आते हैं। बोलो तो इस लेक्चर की मतलब एक तरीके से जिस्ट है ये स्लाइड, ठीक है। क्योंकि एक ही जगह पर 6 जो मेजर जो सेक्टर हैं जो कि डिपेंडेंट एक ऐसे रहता है हमारा देश क्या दुनिया के देश मैक्सिमम देखा जाए अगर मोटे मोटे तौर पर, तो यही सब कुछ यहां पर डिसाइड करता है। सबसे पहले मैं जो कि सबसे जो एक तरीके से सबसे ज्यादा लोग कनेक्टेड है, मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के बारे में। इसकी जो ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है आप लोगों को, ये कहीं ना कहीं घटी थी यहां पर 2021 के अंदर में, पर 20 के अंदर में बेसिकली 19 से घटी थी, फिर 20 में फिर घटी, इसमें फिर घटी यहां पर 21 में, पर लेकिन अब यहां पर आप लोगों को ये बढ़ती हुई नजर आई। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो कंपेयर आप लोगों से करा लिया जाता है पहले साल का और अब के साल का, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा कि लास्ट ईयर का जो यहां पर ग्रोथ था वो था 3, अब की बार का जो ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है 3.5, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए इसको लेकर, जब कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर लेना। अच्छा, कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है, मैं थोड़ा सा वो क्लियर कर देता हूं। यहां पर जीवीए लिखा हुआ है कई जगह, ठीक है, यहां पर भी जीवीए लिखा हुआ है, यहां पर भी जीवीए लिखा हुआ है। तो ये जो बेसिकली जीवीए क्या होता है, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर अलग अलग सेक्टर के बारे में बातें करते हैं ना, तो हम लोग उसको जीवीए की कैटेगरी में बेसिकली रख देते हैं। जब उनको कंबाइन कर देते हैं यहां पर कि हाँ ये सारे सेक्टर का अलग अलग ग्रोथ ये है, तो फिर हम लोग उसको जीडीपी बोल देते हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग जीवीए की बात करते हैं तो नॉर्मली बोलते हैं कि आउटपुट जो निकल कर आ रहा है जो हमारा, ठीक है, उसमें से जो इंटरमीडिएटरी जो कंजप्शन है उसको हटा दे तो जीवीए हो जाता है। कि मोटे मोटे भाषा में बोलूं तो जैसे हमारा अलग अलग सेक्टर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, पानी हो गया। अगर हम बोले सारा बिल क्या आ रहा है यार, बिल आ रहा है हमारे घर का टोटल मिलाकर 10,000 रुपए,
पर लेकिन अलग अलग कितना आ रहा है, पानी में कितना गया, बिजली में कितना गया, गैस में कितना गया, बताना जरा उसका कि वहां पर कितना खर्चा किया था जब हम लोग किताबें वगैरह खरीदने गए थे, पार्टी करने गए थे, वहां कितना हुआ था। तो वो अलग अलग सेक्टर का हो गया कि अच्छा यहाँ पे इतना खर्चा हो रहा है, तो उनको अलग अलग हम लोग काउंट कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है यहाँ पर वो हमारे देश का ये अच्छा खासा रहा, यहाँ पर जो ग्रोथ था इसके अंदर में 10.3, पर 22-23 में यहाँ पर थोड़ा कम रहा, ये था 4.1। 23 में और 24 में आगे और बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी एटलीस्ट लास्ट ईयर का, और जो यहाँ पर ये जो अभी साल गया उसका कम से कम आप लोगों को यहाँ पर ये दो स्टार्टिंग के एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। सर्विस सेक्टर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 8.4 था, पर लेकिन अब बढ़ गया। रीजन क्या था, ये थोड़ा सा फोकस करने वाला है। फोकस क्या बोलूं मैं, तो कॉमन सेंस बोलूंगा इसको। ठीक है, कैसे, जब आप लोगों ने देखा कि कोविड-19 के टाइम पर सब कुछ जाम हो गया, सब कुछ बंद हो गया, उस टाइम पर सर्विस सेक्टर एक ऐसा था जो थोड़ा ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। रीजन क्या था कि ऑनलाइन चीज चल रही थी, आप लोग जोमेटो स्विगी यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्टर के पास में आप लोग अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं, साइकेट्रिस्ट से लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सारी चीजें चल रही थी। ये ऑनलाइन वाला काम जो है ये सर्विस वाला ही आसान हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो तुम कर नहीं सकते ऑनलाइन की, हाँ यार चलो आओ बैठ के यहाँ पर हम लोग ना एक तरीके से ना वो चिप्स बनाते हैं, उसके बेसिकली जो एक आलू के चिप हो गए, या फिर आप बिस्किट की फैक्ट्री है, चलो बिस्किट बनाते हैं ऑनलाइन बैठ के, नमकीन बनाते हैं ऑनलाइन बैठ के, ऐसे तो नहीं सकते चलो मोबाइल बनाते हैं ऑनलाइन बैठ के, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर इंसान को बुलाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर में, और वहां पर सारा काम चलेगा। तो सर्विस सेक्टर जो है इस टाइम पर एक अच्छे खासे बूम पर देखने को मिला। ठीक है, पर लेकिन जो सबसे बड़ा नाक में दम किया और इसने सबकी कई सारी सरकारें तक चेंज कर दी, खासकर अगर बात करेंगे कई सारी सरकारें चेंज हो गई यहाँ पर, खासकर इटली के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर भी दिक्कतें देखने को मिली, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो सरकारें जो है चेंज होती हैं यहाँ पर नजर आई। ये है इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई। गाना सुना है ना, महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया, चले गरीबी हटाने गरीबों को हटा दिया। तो वही वाली बात यहाँ पर देखने को मिली, महंगाई ने सबको मार डाला। महंगाई जो है ना बड़ी खतरनाक चीज होती है, अगर महंगाई एक लिमिटेड वे में हो तो वो अच्छी रहती है, मतलब महंगाई भी अच्छी होती है, जी हाँ महंगाई भी अच्छी होती है, पर लेकिन लिमिटेड हो। पर लेकिन अगर वो दायरे से बाहर हो जाए तो फिर खतरनाक होती है। कैसे समझाता हूं आप लोगों को, आप लोग सोच के देखो, मार्केट में मान लीजिए आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट सर्च करने गए, आप लोग मार्केट में, वो प्रोडक्ट था मोबाइल फोन। ठीक है, आप लोगों को मोबाइल लेना था नया, तो आप लोगों ने सोचा कि यार नया मोबाइल लेते हैं, पर मार्केट में जो मोबाइल आप लोग लेने गए थे वो पर्टिकुलर मोबाइल मार्केट में दिख ही नहीं रहा है, यानी कि उसकी खपत इतनी ज्यादा है, आप लोगों को मॉडल मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंपनी को और ज्यादा यहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और ज्यादा लोगों को जॉब पर रखना पड़ेगा, और ज्यादा लोगों को जो है सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और ज्यादा प्रोडक्ट यहां पर बनाना पड़ेगा। तो इकोनॉमी के अंदर में कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इस महंगाई की वजह से। महंगाई क्यों हो रखी है इसकी प्रोडक्ट की, क्योंकि मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, इसकी वजह से महंगाई हो रखी है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देखते हैं, तो ये अच्छा रहता है यहां पर इस तरीके से। पर लेकिन अगर बोले कि बने तो रखे हैं, पर भाई साहब छुपा के रख रखे हैं, ठीक है, उसको निकाल ही नहीं रहे और महंगाई कर रहे हैं प्रोडक्ट की, वो वाली सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है, वो सही नहीं रहती है, वो कोई अच्छा ग्रोथ नहीं लेकर आती है। तो इन्फ्लेशन जो है कई बार किस चीजों की वजह से होता है, जैसे क्रूड ऑयल था, कच्चा तेल बाहर से लेकर आते हैं, अब हम लोग को सेब जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी सेब लेकर हम लोग को जाने हैं। अब क्रूड ऑयल कच्चा तेल यानी कि डीजल में जाएंगे ट्रक में भर भर के, या फिर अपनी ट्रेन में जाएंगे, तो ले जाने के लिए जो खर्चा लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। अब वो खर्चा अगर बढ़ गया ले जाने वाला, तो यहां पर इसका भाव बढ़ जाएगा। आसान सा एक और उदाहरण देता हूं, चाय बनानी है, चाय पीनी है, आप लोगों को किस किस को चाय पसंद है? सबको ही होगी ना क्योंकि चाय जो है देश के अंदर में दूसरा सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। चाय की जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो चाय जब बनाते हैं तो मान लीजिए चाय आज की डेट में आप लोगों को मिल रही है 5 रुपए का कप मिल रही है। भाई साहब पता चला 15 दिन बाद कप जो है वो 15 रुपए का हो गया। आखिर क्यों? चाय वाले से पूछा यार ये क्या कर रहे हो? भाई साहब जेब काटने पर आ गया यार, तुम तो चाय भी नहीं छुड़वाओगे। चाय वाले ने बोला कि भाई साहब मेरी गलती नहीं है, चीनी के भाव बढ़ गए, दूध के भाव बढ़ गए, गैस के भाव बढ़ गए, अब बताओ मैं क्या करूं? और तो और अदरक के और चाय के पत्ती के भाव बढ़ गए, अगर अदरक वाली चाहिए तो और पैसा देना पड़ेगा, वो है 25 रुपए की। ठीक है तो किसकी गलती है यहाँ पर? चाय वाले की तो कोई गलती नहीं है, वो तो बोल रहा है कि यार मेरे तो यहाँ भाव बढ़ गया यार, मुझे तो अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। तो सिचुएशन यहाँ पे खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीजें हम लोग को चेक करनी है। तो इन्फ्लेशन कई बार इस तरीके की कंडीशन क्रिएट कर देता है कि लोगों की पॉकेट जो है वो खाली होने लगती है, और लोगों का जो कमाई है वो तो उतनी की उतनी रहने वाली है, तो वो तो एकदम बढ़ने वाली नहीं है कि हाँ आप लोग के अकाउंट में, सबके अकाउंट में जो है अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, रातों ही रातों में आप लोग लखपति बन जाओगे, वो तो सिस्टमेटिक में आगे चलेगी। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है।
तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अंदाजा रखिएगा। नेक्स्ट जो सेक्टर है यहां पर, यह है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये रीढ़ की हड्डी है भाई साहब। इस सेक्टर की वजह से ना श्रीलंका जो है वो भीख मांगता हुआ नजर आया, पाकिस्तान जो है लोगों के सामने कटोरा लेकर खड़ा हुआ नजर आया, क्योंकि उनका ये वाला जो एरिया है बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर से आप लोगों के हर महीने जो है मान लीजिए 10,000 रुपए आते हैं, आप लोग क्या करें उनमें से 2-2 हजार रुपए इकट्ठा कर करके रख रहे हैं कि इमरजेंसी रहेगी तो यार घर वालों से कम मांगना नहीं पड़ेगा। और पता चला किसी महीने घर वालों ने बोल दिया कि घर में इमरजेंसी आ गई, अब की बार तो पता नहीं कैसे दे पाएंगे, आएगा भी नहीं आएगा, पता चला 10 की जगह उन्होंने 7 ही भेजे, 3,000 रुपए कम पड़ गए। तो ये होता है कहीं ना कहीं उस टाइम पर आप लोगों की चीजों को नहीं, आप लोगों को सेव करने वाला इसी के बेस पर आप लोग कूदते हो कि हमारे पास में इतना तो रिजर्व रखा हुआ है भाई साहब, पार्टी करनी है, बता कहां करनी है, कितने हैं, कि मेरे पास में 1 लाख रुपए पड़े हैं, पार्टी कितने कर लेगा, जैसे 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 की कर लेगा, ठीक है, 95,000 तो फिर भी है, वो धड़ल्ले से पार्टी देगा। किसी के पास में 200 रुपए पड़े हुए और पार्टी देने जाना 1,000 रुपए लग जाएंगे पार्टी देने में, उधार लेके जाएगा भाई साहब 800 रुपए। आप लोगों को लगता है अगली बार जो है वो चल भी पड़ेगा किसी के साथ में खड़ा हो गए। तो वो कंडीशन श्रीलंका और पाकिस्तान की हो गई है आज की डेट में कि उधार इतना ज्यादा चढ़ गया है कि देश की कंडीशन जो है खराब हो चुकी है, बिल्कुल उसी पोजीशन में जैसी हमारी 1990s में आप लोगों को देखने को मिल रही थी। हमारी कुछ कुछ ऐसी कहानी देखने को मिल रही थी उस टाइम पर। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए बोला गया। उसीलिए हम लोगों ने एलपीजी जो रिफॉर्म थे ना, जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाली बातें की थी, ये वहीं से ही निकल कर आई थी उसी टाइम पर, क्योंकि दुनिया के द्वारा बोला गया कि भाई साहब खोल दो अपनी इकोनॉमी, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तभी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनी जो आज के डेट में जो पहनते हो ना आप लोग, जिनको आप लोग फील कराया जाता है आप लोगों को बेसिकली ब्रांडेड प्रोडक्ट पहन रहे हैं, मतलब मांग यहीं से उठा रहे हैं, ठप्पा लगा दिया और बेचना स्टार्ट कर दिया, सेम प्रोडक्ट रहता है, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है कई बार, तो मतलब मैक्सिमम टाइम में कई सारी चीजें देखने को मिलती है ना। तो सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास में जितना रिजर्व होगा उतनी ज्यादा हम लोग कूदेंगे। एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग की ये रिजर्व एनर्जी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं उछलने के लिए कि हम इतना उछलेंगे जितना हमारे पास में पैसा होगा। तो ये देश की बहुत ही एक अच्छी चीज होती है, पर लेकिन 2022-23 में ये घटी थोड़ी। सबसे शानदार तरीके की देखने को मिली थी 2021-22 में, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इसको बोलो तो आमदनी 98 और खर्च रुपया, मतलब आप लोगों के पास में जो है घर से तो आ रहे हैं हर महीने 10,000 रुपए, बस अब खर्च कर दे रहे हो आप लोग 15,000 रुपए, बाकी कहां से ला रहे हो, उधारी ला रहे हो ना, जी हाँ। तो 3,000 रुपए आप लोगों ने दोस्तों से मांगे कि यार डेट पे जाना भाई साहब, समझ ले बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, पहली बार मौका मिला है, पैसे दे दे यार जैसे भी हो। पहले वो बोल रहा है कि तुझे डेट पे जाना है, पैसा हमसे उधार लेके जा रहे हो, ठीक है, मतलब हम यहाँ जले बैठे कि तुम डेट पे जा रहे हो तो वो वाली कंडीशन है। हालांकि दोस्त जो होते हैं वो कमीने होते हैं, पता है आप लोगों ने, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आप लोगों के लिए लाई देंगे जैसे तैसे, ओके। तो यहाँ पर 3,000 रुपए उन्होंने आप लोगों को पकड़ा दिए, तो आप लोगों ने 13,000 रुपए उड़ा दिए। इसका मतलब यह कि जब घर से 10,000 रुपए तो मिल रहे हैं अब की बार, पर 10 नहीं मिल रहे हैं, ये समझो 7 मिल रहे हैं, 3,000 रुपए पहले उसके भी देने हैं। तो ये होता है आमदनी 98 खर्च रुपया, यानी कि जितना आप लोगों के पास में पैसा नहीं है उससे ज्यादा आप लोगों ने खर्च कर दिया है। तो फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है बहुत ही तकड़ा हो गया था कोविड-19 के टाइम पर। क्यों? क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा था, टैक्स आ नहीं रहा था कहीं से भी, सारे बिजनेस धंधे सब बंद कर दिए थे कोविड-19 ने, पर लेकिन खर्च बढ़ गया था गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि लोगों को फ्री में खाना देना पड़ रहा है, दवाइयां बांटनी पड़ रही है फ्री में, स्टेट जो है अलग से चिल्लाने लगे भाई साहब मर गए, बचा लो, लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, उनको अलग से सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो है बढ़ गया, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिली। थोड़ा कम हुआ 2021 में, 22 में थोड़ा सा और कम हुआ। तो पॉजिटिव बात है कि ये कम होता जा रहा है, तो एक अच्छी चीज बोल सकती है। अब ये तो हो गए 6 जो लोग हैं, बेसिकली ये 6 के 6 लोग जो हैं कंधे पे उठा के चलते हैं जीडीपी को, जिसको आप लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में आप लोग इसको बोलते हो। इसमें शानदार बात बोली गई कि हमारे देश की जो ग्रोथ है वो 6 से लेकर 8 के बीच में यहां पर रहने वाली है। तो ये बातें यहां पर इसके लिए बताई गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर होगी जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि हमारी ग्रोथ पॉजिटिव रहने वाली है। उन्हें कहते हैं इंडियन मूवी देखी आप लोगों ने, सनी देओल वाली, वो जाता है ना, वो कहता है उसके ऑफिस में जाता है परमिशन लेने के लिए रैली के लिए, तो एक जाता है तो कहता है देख कभी कैसे जाता हूँ, छठी का दूध याद दिला दूंगा, फलाना ढिमकाना ये कर दूंगा। तो सनी देओल जाता है तो सनी देओल को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, फिर सनी देओल गुस्सा आता है, उसकी धुलाई करता है दबाकर, तो पिटकर जब आ जाता है दूसरा वाले परमिशन लेने जा रहा होता है तो उस टाइम पर उसको देख के हंस रहा होता है कि हाँ जाओ जाओ लेके आओ भाई परमिशन, बहुत अच्छी परमिशन मिल रही है। तो जब तुम्हारी पोजीशन खराब हो ना, सामने वाला पिट रहा है, तो तुम पिट कर आ चुके, तो सामने वाला पिट रहा है तो खुशी होती है उससे कि ये भी पिट रहा है। और यही काम आप लोगों को अंग्रेजों के टाइम पर देखने को मिला था। एक राजा को पीट दिया तो खुश था कि दूसरा भी पिट रहा है,
यानी कि ये नहीं कि सामने वाले को बचा ले, तीसरा पिट रहा है, इवन ये भी कर रहे थे, जो पिट गया वो तीसरे को पिटवाने में हेल्प कर रहा था कि उसको पीट, तूने मुझे तो पीट दिया। तो ये सिचुएशन यहाँ पर खराब होती नजर आ रही थी। तो जब अपनी कंडीशन अच्छी होती है ना, दूसरे की खराब होती है, तो कई बार लोग हंसते हुए नजर आते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को ये बेहद देखने वाले भी यहाँ पर, खासकर वो चाइना जिसके बारे में हम लोग बार बार बातें करते थे, उस चाइना को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। तो हमारे लिए तो हंसने वाली बात है, वैसा हम तो हंसेंगे, पार्टी भी करेंगे है कि नहीं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। कई सारे लोग दुनिया में चिल्लाते हैं यार इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ने देश बर्बाद कर दिया, इतने सारे लोगों को ये करना पड़ता है। भाई साहब वो पॉपुलेशन यहाँ पे समझ में आती है कितनी अच्छी है, ठीक है। और एक घर में 5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों बच्चे भाई साहब, एक आईपीएस ऑफिसर, दूसरा आईएएस है, एक जो है बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, और एक बैठा है पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब बताओ कि पॉपुलेशन ज्यादा सही है या फिर गलत है। पर लेकिन अगर 4-5 में से एक ही काम करने वालों, बाकी 4 काम ही ना कर रहे हो, तो भाई साहब फिर उतनी ही बुरी हालत भी है। तो पॉपुलेशन गलत नहीं होती है, गलत क्या होती है, गलत होती है उनको प्रॉपर शिक्षा न मिलना और उनका लाइफ में एक सही पोजीशन पर न पहुंचना। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है और उनको अच्छे से स्किल किया गया है, अच्छे से वो काम कर रहे हैं, तो वही पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत ही शानदार ग्रोथ इंजन का काम करती है देश के लिए। हमारे देश से बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे स्किल्ड लेबर फोर्स जो है वो देश से बाहर जाते हैं, और वो बाहर जाने के बाद में अपने देश में जो है वो पैसा भेजते हैं। यानी कि आप लोग अगर कल को बाहर जाओगे, अपने घर वालों के पास में पैसा तो भेजोगे ना, भाई साहब कमा रहे हो वहां पर डॉलर में, तो घर वालों के पास में 2-4 मतलब घर वालों के पास में भी आएंगे ना पैसा। तो जो पैसा भेजा जाता है उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो देश हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस लेने वाला देश बन गया है। बन गया क्या, पहले से ही है यार, ठीक है। तो यहां पर पहले नंबर पर हमें रेमिटेंस की कैटेगरी में, जो कि 100 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिला। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, याद रखिएगा। 1-1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए लोग रोते रहते हैं, हम इतना रेमिटेंस उठा के ले आते हैं, ठीक है। मैक्सिको जो है वो 60 है से, देखो मतलब आसपास भी नहीं है, इतनी तेज दौड़ रहे हैं ना आगे आगे, कोई आसपास भी नहीं है। पहले चाइना था दूसरे नंबर पर, तीसरे पर आ गया है, ठीक है। फिलीपीन जो है वो यहां पर चौथे पर है, इजिप्ट 5वें पर, पाकिस्तान भी पीछे है पर लेकिन मतलब काफी पीछे है बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रांस, बांग्लादेश, नाइजीरिया, वियतनाम। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने वाली वो क्या है, वो है फ्रांस। यानी कि फ्रांस के भी लोग दूसरे देशों में जा जाकर यहां पर रह रहे हैं, उनको भी रेमिटेंस यहां पर मिल रहा है, वरना ऊपर तो यूएसए, जापान वो वाले देश होने चाहिए थे ना। देखो कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती हैं। अब आप लोग यहां पर ये भी सोच सकते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, सही तरीके से अपने देश को लेकर चल रही हैं, उसमें खुद के देश में ही लोग जो है सक्षम है, उनको वहां पर ही जॉब मिल जा रहे हैं, अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से देखोगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को नेगेटिव पोजीशन में भी पाओगे। पर दूसरी साइड से देखोगे भाई साहब, किसी देश में हर जगह हम ही बैठे हैं, ठीक है। तो कल को अगर बोलने लगे उस देश को कि इंडिया के सामने झुकना है, तो जिल्ले लाई करनी पड़ जाएगी उसको, क्योंकि हमारे ऊपर ही चल रहा है वो देश पूरा। तो हमारी जो एक तरीके से सॉफ्ट पावर जो है वो इंक्रीज होती है इसकी वजह से। तो वो पॉजिटिव साइड भी है। आधा कनाडा जो है हमारे हाथ में आज के डेट में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यूएसए देख लो, इंडिया के साथ में चाहकर भी मतलब एक तरीके से एक पैटर्न में उसको रहना पड़ता है। यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है भाई साहब हमारे घर के आदमी बने बैठे हैं आज की डेट में। तो यहां से पॉजिटिव चीजें भी हैं, तो इसलिए कहता हूं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव देखना है, वो आप लोग मान लो। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी एक पॉजिटिव साइड की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। ये डेटा वर्ल्ड बैंक तैयार करता है, ठीक है। तो IMF का जुड़वा भाई या बहन, ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में, बोला गया कि लोगों की लाइफ में काफी शानदार इंप्रूवमेंट हुए यहां पर, खासकर गांव में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हुए यहां पर, और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिला है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि सबका साथ सबका विकास, किसी को पीछे न छोड़ना, सबको साथ में लेकर चलना। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बात यहां पर की जा रही है, तो यहां पर इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव जो है सरकार के द्वारा यहां पर इस बेसिकली यूज किए गए। कोई यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को पता है हेल्थ के लिए हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर हो गया, अलग अलग ये सारे इनिशिएटिव जो हैं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का बात करते हैं, और ये सारी अलग अलग स्कीम्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं कि LPG के सिलेंडर बांटे हैं यहाँ पर, इतने सारे लोगों को MG नरेगा के थ्रू फायदा देखने को मिला। MG नरेगा में तो ये तक बोल दिया गया है कि बहुत शानदार पार्टिसिपेशन जो है वो महिलाओं का देखने को मिला है। खासकर अगर बात करें तो बोला गया कि लोगों को पैसा पहुंचाने का काम किया गया MG नरेगा पॉजिटिवली। अगर आप लोग देखोगे तो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से लोगों का माइग्रेशन जो है वो घट गया। पहले लोग जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में जाया करते थे, और फीमेल जो है उनका पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में काफी अच्छा बढ़ा है यहाँ पर। ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है
यानी कि ये वाली साइड भी यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर हुआ है। मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ पर एक छोटा सा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ पर एक बात, जैसे ये जो स्कीम है ना, जैसे PMAYZ, ठीक है, इसी के साथ में ABJAY, यहाँ पर PMGKSY, ये सारी जो स्कीम यहाँ पर दे रखी है ना, ये सारी स्कीम जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग जो रेगुलर लेक्चर सुनते हैं ना, ये वो सारी स्कीम है जो मैं इनको टाइम टू टाइम इनको कवर भी करता रहता हूं, जब जब किसी का जिक्र आता है आप लोगों को इसके डिस्कस भी करता रहता हूं। तो इसीलिए फायदा रहता है। मैक्सिमम चीजें जब आप लोग इकोनॉमिक सर्वे सुन रहे होंगे ना, आप लोगों को ये लग रहा होगा यार ये सारी चीजें सुनी हुई है, क्यों? क्योंकि रेगुलर लेक्चर इसका मतलब आप लोग फॉलो कर रहे हैं और उसमें ये सारी चीजें कवर ही हो रही है, क्योंकि पिछले साल का ही तो यहाँ पर डेटा है। तो इसीलिए कहता हूं कि रेगुलर जो चीजें आप लोग कवर करते हो, फिर आप लोग उसको मंथली कवर कर रहे हो, फिर आप लोग उसको बाद में थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट लगाकर उसको रिविजन भी आप लोग कर ले रहे हो, तो लंबे समय तक चीजें आप लोग के माइंड में फिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए कहता हूं कि रेगुलर चीजों में थोड़ा ट्रस्ट रखना स्टार्ट करो, इससे बहुत फायदा आप लोगों को नजर आएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जाए तो एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट को जब आप लोग यहां पर देखते हो तो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में यहां पर बात करें तो गवर्नमेंट के काफी अच्छे इनिशिएटिव देखने को मिले। एमएसपी पर फोकस किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, और पंजाब में जो किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत लार्ज स्केल पर, वो इसी मुद्दे को लेकर यहां पर कर रहे थे। तो यहां पर ये एक तरीके से किसानों के लिए काफी फायदेमंद समझा जाता है। जब कोई दिक्कत आती है तो एक तरीके से नहीं कहते कि वो जो कंगाली में जब आटा गीला होता है उस टाइम पर यहां पर ये चीजें काम आती हैं, ठीक है। इसी के साथ में क्रेडिट जो है, यानी कि जो लोन वगैरह है एग्रीकल्चर सेक्टर तक वो पहुंचाना, उसकी वजह से काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। इतना फूड ग्रेन जो है वो यहाँ पर वो एक तरीके से प्रोड्यूस किया गया देश के अंदर में, यानी कि हमारे किसानों ने कोविड-19 के टाइम पर भी लगातार अपनी जो है चीजें वो कंटिन्यू रखी। तो 315.7 मिलियन फूड ग्रेन जो है प्रोड्यूस किया गया, अपना भी पेट भर रहे हैं और दुनिया में बेच भी रहे हैं हम लोग, ठीक है। पीएम किसान के तहत यहां पर लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिली, जिसमें आप लोगों ने देखा 6,000 रुपए प्रोवाइड कराने की बात यहां पर की गई थी। तो 11.3 करोड़ फार्मर्स को यहां पर फायदा आप लोगों को देखने को मिला। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं जिनके बारे में नॉर्मली कोई बात नहीं करता है, पर लेकिन ये फायदा बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर यहां पर पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज होती है। जब एक नहीं कहते एक तरीके से जब कुछ नहीं होता तो उस टाइम पर यार ये चीजें काम आता है, एक तरीके से चीजें काम आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर पोस्ट हार्वेस्टिंग सपोर्ट यहां पर दी गई लोगों को, बेसिकली जो किसान थे उनको यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी यहां पर प्रोवाइड कराएगी काफी अच्छे से। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यानी कि किसानों को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहां पर फंड है वो भी यहां पर प्रोवाइड कराया गया, लगभग 13,600, ये 81 करोड़। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम जिसका नाम ई-नेम रखा गया, तो इसमें भी काफी अच्छे लेवल पर यहां पर ट्रेडिंग आप लोगों को देखने को मिली। तो ये सारे जिक्र भी जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर किए गए हैं। सर्विस सेक्टर के ऊपर अगर आप लोग अलग से नजर डालोगे तो मैंने आप लोगों को याद होगा पीएमआई जो है काफी अच्छे से डिस्कस किया था, जिसको हम लोग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बोलते हैं। पूरा एक आर्टिकल डिटेल में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो यहां पर उसके ऊपर भी एक एनालिसिस किया जा रहा है। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी देखने को मिली। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है वो अनाउंस यहां पर की गई। फैशन, ग्रोसरी या जनरल मर्चेंडाइज, इन सब चीजों में भी ई कॉमर्स के थ्रू काफी अच्छे लेवल पर हम लोग काम करते हुए नजर आए, और आने वाले टाइम में इसको और अच्छे से हम लोग बढ़ाने की बातें कर रहे हैं 2027 तक का। तो हमारे टारगेट अभी फ्यूचर में और अच्छे सेक्टर में होने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्लॉयमेंट और बिग 10 के बारे में यहां पर बात की गई है। बिग 10 क्या है वो भी मैं आप लोगों से यहां पर बात करूंगा। फिलहाल बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है मैंने बताया लोगों की अच्छी हुई। यहां पर पीएम श्री स्कूल के तहत यहां पर 14,500 करोड़ रुपए यहां पर देने की बात की गई, ताकि जो स्कूल का ढांचा बढ़ाया जा सके अच्छे से, ये 2023 से 27 तक का, ठीक है। आईआईटी, आईएम्स और आईआईटीज जो है, बेसिकली आईआईटीज जो है, इनको बढ़ाने की बात की गई। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में प्री पेंडेमिक के खिलाफ से काफी चीजें डेवलप की गई। ईपीएफओ बेस्ड लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड यहां पर की गई। और जो बिग 10 है इसको स्पेशली मेंशन किया गया, अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो तो बिग 10 को यहां पर मेंशन किया गया अलग से, ठीक है। तो बिग टेंट बोला गया, बेसिकली 10 बोल रहा हूं इसको बार बार। काफी बड़ा एरिया यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे सोशल सेक्टर पे यहां पर फोकस करना, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाना लोगों का, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कितना बार डिस्कस किया है, लैंड रिफॉर्म के बारे में यहां पर, सॉरी लेबर रिफॉर्म के बारे में कितनी बार बातें की हैं, आधार के बारे में हम लोगों ने कई बार बातें की है, कैसे इंप्लॉयमेंट बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करना है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर आ गई, स्किल डेवलपमेंट पर कितनी सारी बातें की, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ के बारे में बातें करें तो स्कीम कितनी सारी चलाई गई। इसी के साथ में और ही सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर काम किए गए। तो यहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
को बेसिकली गेम चेंजर के नाम से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बेसिकली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक काफी अच्छा चैप्टर आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये छठा चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये सारे चैप्टर हैं जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसका मैं जिस्ट आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। तो पहला क्या था यहाँ पर, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिकवरी के बारे में बात की गई, मीडियम टर्म ग्रोथ कैसे रहने वाली है, किस तरीके से हम लोग चीजें लेकर चलने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, और जो रिफॉर्म की बात की जा रही है 2030 तक का, तो उसके ऊपर फोकस यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। ये फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में बात है कि किस तरीके से हमारी सरकार जो है वो बेसिकली रेवेन्यू के ऊपर फोकस करेगी। मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे जो चैप्टर है ना, आने वाले टाइम में बहुत सारे इनके ऊपर आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो रेगुलर अगर वीडियो सुनते रहोगे ना, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप लोगों की कवर होती रहती हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है, पर एक बार को आप लोग डॉक्यूमेंट्स में को भी गो थ्रू हो जाते हैं तो अच्छी चीजें रहती हैं, तो थोड़ा सा एक तरीके से आप लोग नजर बनाए रखिएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में दुनिया भर के आर्टिकल आते हैं, मैंने कितने सारे आर्टिकल डिस्कस किए, WPI, CPI, होलसेल, ये क्रूड ऑयल का प्राइस, ये सब चीजें। तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ को यहाँ पर काउंट करने की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। क्लाइमेट चेंज एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में थोड़ी मैं बात करूंगा। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर इसको फेस करना है फ्यूचर में, उसके ऊपर फोकस देना है। इंडिया ने अचीव कर लिया है NDC यानी कि नेशनली डिटरमाइन, जो यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, उसमें 40% एनर्जी कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, यानी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी उससे। तो अपनी चीजों को हम लोग अच्छे लेवल पर यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बहुत ही डिटेल में फोकस किया गया था कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि हम लोग को इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल लेकर चलना चाहिए। सोवरन ग्रीन बॉन्ड ये अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए, इसके बारे में तो आगे भी आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। एग्रीकल्चर वाली चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, यहाँ पर ये आप लोगों को अलग अलग स्कीम देखने को मिलती है। यहाँ पर हम लोग रिकवरी कर रहे हैं यहाँ पर जो इंडस्ट्री की, ये आप लोगों को जो अभी इंडेक्स वगैरह है, ये सारी चीजें कौन कौन से की प्लेयर आगे बन सकते हैं आने वाले टाइम में। सर्विस जो है यहाँ पर, उसके बारे में मैंने बातें की, कितना अच्छा सेक्टर है हमारा, अच्छे से चल रहा है, और कहां पर हम लोग चीजों को और देखकर कहां से आशाएं लगा सकते हैं, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको फिजिकल और डिजिटल एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बोला गया है, और काफी बड़ा पोटेंशियल ग्रोथ माना जा रहा है आने वाले टाइम में। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो इंजन ऑफ ग्रोथ की तरीके से इसको यहां पर देखकर चल रहे हैं। 5G वगैरह के बारे में मैंने उस टाइम पर आप लोगों से बातें की थी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग अच्छे से लेकर चल रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके आशा लगा रखी है। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात, परचेजिंग पावर इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, PPP के बारे में, तो उसमें हम लोग तीसरे नंबर पर हैं, चाइना और USA के पीछे आप लोग हम लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये समझ सकते हैं हमारे देश में अभी काफी सारे ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम किए गए, ताकि बेटर हम लोग अपने देश में लॉजिस्टिक जो एक ढांचा है वो भी हम लोग अच्छे लेवल पर लेकर आ सकें, ठीक है। उसके ऊपर फोकस हमारा रहा। इसी के साथ में रेमिटेंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, हम लोग काफी लार्ज स्केल पर रेमिटेंस अचीव यहाँ पर कर रहे हैं दुनिया में, वो सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो कई सारे एरिया ऐसे हैं। अगर बात करें यहाँ पर ब्रॉड बेस रिकवरी के बारे में जैसे बात करें, तो इन्फ्लेशन जो है उसका टारगेट अभी RBI की रेंज में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक तरीके से पिकअप हो रहा है, यहाँ पर प्राइवेट जो यहाँ पर एक तरीके से कैपेक्स के अंदर भी इंडियन रुपी जो है वो भी ठीक ठाक डायरेक्शन में चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो है वो भी एक ठीक ठाक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हालांकि बीच बीच में डाउन भी हो जाता है जब कोई इशू आते हैं निकलकर, पर फिर भी मोर और लेस जो है वो ठीक डायरेक्शन में आप लोगों को चीजें चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, यहां पर अगर बात करें, आप लोगों के सामने है एक पर्टिकुलर डेटा जिसमें एग्रीकल्चर के कुछ स्टैटिस्टिक आप लोगों के सामने यहां पर नजर आ रहे हैं कि किस किस तरीके से चीजें इंक्रीज हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी सारी चीजें, ये तो बता दिया ना मैंने, हाँ, ये मतलब कोविड-19 वैक्सीनेशन कितना शानदार रहा, मेंटल हेल्थ के बारे में बात की गई। तो ये सारी PPT मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग देखोगे, इनको रिवीजन के लिए आप लोग अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है। यहां से जो ये चीजें आप लोगों को बताइए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, और फिर लगता है यार पता नहीं कहां से आ गए। और ये बेसिक एरिया तो आप लोगों को कवर होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल आप लोगों का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में जो है कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, आने वाले लेक्चर्स जो भी होंगे उनमें उनको कवर कर लेंगे। और बाकी अच्छे से अपना ध्यान रखिए यार, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी समस्या हो तो उसको सोल्व कर आगे बढ़ा करो, टेंशन को साथ में लेकर चलोगे तो दिक्कत में रहोगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और कोई भी डाउट हो तो बताना, और फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर लेक्चर कैसा लगा। PDF जो है वो टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम दिखा देता हूं एक बार,
ये है टेलीग्राम जिस पे जाकर आप लोग सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सारी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाती है, इस पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये पीडीएफ भी आप लोग की प्रोवाइड करा दी है, तो इस तरीके से आप लोग देख लेना, ठीक है।